नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। एक शानदार तेज़ी का सत्र फिर से भारतीय मार्केट के लिए, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 400 पॉइंट ऊपर, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी मजबूत। करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में तेज़ी की रफ्तार कायम, निफ्टी करीब 75 अंकों की रैली के साथ 22,500 के काफ़ी करीब। लगातार छठे दिन उछला मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप में भी अच्छी रौनक, हालांकि निफ्टी बैंक में फ्लैट कामकाज, रियल्टी, मेटल और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा रौनक। बाजार में आवाज के बिग स्टॉक्स का जलवा, क्रॉम्पटन में तेजी करीब 16%, लगा एक बार फिर से अपर सर्किट। महिंद्रा एंड महिंद्रा और इन्फो एज में करीब 6% ज्यादा की मजबूती। आज सुबह सिंगल ने दी थी बिग स्टॉक्स में खरीदारी की राय। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग शेयरों में तूफानी तेजी, डिक्सन टेक 7% चढ़कर निकला 9,000 के पार। अच्छे नतीजों के बाद केन्स टेक भी 20% ऊपर। सोमवार को आएंगे निफ्टी में शामिल कंपनी ओएनजीसी के नतीजे। घाटे से मुनाफे में आ सकती है कंपनी, मार्जिन्स में भी सुधार संभव। वहीं सेल, बीएल समेत वायदा की 5 कंपनियां अपने नतीजे करेंगी पेश। 2031 तक भारत का कंज्यूमर मार्केट होगा दोगुना। सीआईआई के एनुअल समिट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ऐलान, कहा भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। जुलाई में पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी जारी। आज बिग स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रॉम्पटन कंज्यूमर की। ओवरऑल इंटरनल्स है ना, वो अच्छे लग रहे हैं मुझे, और सीएलएसए ने एक बुलिश व्यू लिया है और 370 का टारगेट लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस भी बना है। 3-4 दिन पहले से बड़ी रैली भी आई थी। ये एक कंपनी जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इवेंचुअली इसका टेक ओवर होगा। दूसरा बिग स्टॉक है मेरा इन्फो एज। आई थिंक मैंने कुछ हिंट दिया था आपको जब हम आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे थे। इसके भी नंबर्स आए। इन्फो एज पर नमूरा ने टारगेट दिया है 6750 का। और फाइनली महिंद्रा एंड महिंद्रा, हालांकि कल चल चुका है, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो अगले दिन नॉर्मली कंटिन्यू करते हैं अपनी रिएक्शन को। बहुत ही शानदार नंबर्स थे कल, हमने सबने देखे महिंद्रा एंड महिंद्रा के। 3 बिग स्टॉक्स है, तीनों इस समय F&O के टॉप गेनर है। और इन्फो एज देखिए एक बार, अब इन्फो एज करीब 6.25% ऊपर है और महिंद्रा 7% ऊपर है, ठीक है। और क्रॉम्पटन में तो सर्किट लग ही चुका है 10% ऊपर। तो ये आज मेरे ख्याल से एक एटलीस्ट अच्छा रहा, एक जो सुबह लोगों ने पैसा बनाया होगा इन स्टॉक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं अब शो की। और आज के तीनों बिग स्टॉक्स अभी भी F&O के टॉप 3 गेनर्स। लेकिन मार्केट की बात करते हैं एक बार। पीरू, गुड आफ्टरनून। तेज़ी है मार्केट में, लेकिन एक चीज़ है, अब हम काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब हैं। 22,500 550 का वो जोन है। और आज क्लियरली इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़ी रैली है, और वो क्लियरली आपको बता रही है कि मार्केट का इस समय टेक्सचर क्या है। और 3 एक्सपायरीज भी हैं आज, तो आखिरी का 1 घंटा काफ़ी अहम रहने वाला है। देखते हैं फिर क्या होने वाला है। कल याद रखिएगा ट्रेडिंग है कल, भले ही 1.5 घंटे के लिए सही, लेकिन 1.5-2 घंटे के लिए सही, लेकिन कल ट्रेडिंग है वो डिजास्टर रिकवरी वाली साइड से। लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए आज भी एक अच्छा दिन। बीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहले मैं एक काम करता हूँ, एक करके तीनों स्टॉक्स दिखाता हूँ। क्रॉम्पटन आपकी स्क्रीन पे आएगा पहले। आज बिग स्टॉक्स में इसकी चर्चा की गई थी, 16% अप। उसके बाद आप लेके आइए M&M। पोस्ट अर्निंग्स सुबह एनालिसिस किया गया था, ये करीब इस वक्त 6.25% अप। और एक बार आप इन्फो एज लिखे आइए, नौकरी करीब 6.5% ऊपर। अनुज, आज सुबह इनकी चर्चा हुई थी बिग स्टॉक्स में, अच्छा मूव। हल्का सा पहले इंडस्ट्री से बात करने से पहले एक बार यहाँ पे बात कर लूँ, क्योंकि इनका जलवा है आज। क्या आप इस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करें अभी? देखिए, अगर आप M&M की बात कर रहे हैं तो वो तो एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। क्रॉम्पटन की भी जहाँ तक बात है, क्रॉम्पटन में आई थिंक मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है। ये मैं 280 पे कवर किया था पहली बार। मैंने ये बात कही थी कि इसमें खोने को 30 रुपये, पाने को 400 रुपये भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्फो एज में भले ही आप चाहें, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक होता है, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इन्फो एज में। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार स्ट्रेंथ किसी स्टॉक्स में आती है ना, वो नॉर्मली कंटिन्यू करती है बीरू। विनर्स जैसे अब इंडिगो है, जैसे किसी लेवल पे मैंने नहीं बोला कि प्रॉफिट बुक करिए, तो ऐसे में एटलीस्ट क्रॉम्पटन और M&M में तो मैं बोलूँगा कि नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। इन्फो एज में चाहें तो आप एक बार सोच सकते हैं।
ओके चलिए, तो ये 3 स्टॉक से बातचीत हुई। अब आते हैं इंडस्ट्रीज पे। अनुज, बैंक निफ्टी हालांकि इसने वो 48,000 के क्लस्टर से बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन वो जो अभी तक कोई बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग का स्विंग नहीं। और निफ्टी अगर मैं कल के थ्रेशोल्ड पॉइंट से भी मान के चलूँ अनुज, करीब 22,300, तो 200 पॉइंट ऊपर आ चुका है। क्या आपके मुताबिक ये परफेक्ट जोन है प्रॉफिट बुक करने का? मेरे ख्याल से वीरू 22, देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो मेरा व्यू आई थिंक 2 हफ्ते से, और जो मैं चेंज नहीं करूँगा वोटिंग परसेंटेज इधर उधर होने से या एक्सपायरी के इधर उधर होने से, कि ये मार्केट नया हाई लगा रहा है, ठीक है। और ये नया मार्केट हाई नहीं लगा रहा है 4 जून के आसपास। अब वो 4 को ही लगाए, उससे पहले एग्जिट पोल वाले दिन लगा दे या उससे एक हफ्ता पहले लगा दे, ये एग्जैक्टली 2019 वाली साइकिल रिपीट हो रही है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अभी क्या करना है, मेरे ख्याल से 22,500 से 22,550 का एक जोन है जिसमें आप स्विंग ट्रेड्स में और BTC ट्रेड्स टाइप के ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और ये मार्केट आपको एक बार शायद दोबारा भी मौका दे। लेकिन आज एक चीज़ क्लियर हुई, आज का लो देखिए आप 22,345, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उससे थोड़ा सा ऊपर। तो अब इस मार्केट ने एक टेस्ट जो और क्लियर करने की कोशिश करी है कि जो 20 डेमा का रेजिस्टेंस था, अब वो 20 डेमा सपोर्ट बन जाएगा आगे जाते हुए। ये एक बहुत बड़ा, अगर हम क्लोज होगा ना यहाँ पर, अभी तो खैर वैसे लास्ट का 1-1.5 घंटा बाकी है, अगर यहाँ क्लोज होगा तो एक क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए। स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है अब इस मार्केट में, हर 20 डेमा के डिप का वेट करें, मतलब की तरफ का डिप का वेट करें और वहाँ पर बाय करें। अब ऑब्वियसली हर बार आपको वो उतना एग्जैक्ट सटीक मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपको 22,350 360 मिल जाता है किसी कारण से, वो होगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये 500 से 550 का जो जोन है, ये शायद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का जोन है। या फिर आप फोकस करें इंडिविजुअल स्टॉक्स में। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए आप। बैंक निफ्टी में मैं आज फिर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में फ्रैंकली कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, कोई स्ट्रैटेजी चलेगी नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, लेकिन आप मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या शानदार रैली है। ये वो वाली मार्केट है जिस इन्होंने पहले नया हाई लगाया था। ये वो वाली मार्केट है जो ये एज्यूम कर चुकी है कि पॉलिटिकल रिस्क अब इस मार्केट में नहीं के बराबर है। अब देखिए एकदम नहीं तो कह नहीं सकते, लेकिन नहीं के बराबर है। ये मार्केट ये फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है। ओके, तो आपको एग्जैक्टली मैंने एक सेंस बिग स्टॉक्स पे, और जो सुबह आज इस चैनल पे बिग स्टॉक्स में वकालत की गई थी, उनका सेंस दिला दिया, एग्जैक्टली एक ट्रेडिंग सेंस, इन्वेस्टमेंट सेंस, और निफ्टी बैंक पे बात हुई। 3 स्टॉक्स का मैं उल्लेख करूंगा, उसके बाद अनुज से क्रम समझेंगे इस कार्यक्रम का। देखिए, ABFRL पे नज़र रखिएगा। हालांकि चल ये सुबह से रहा है, बट अब एक और क्रिटिकल सप्लाई पॉइंट को पार करता हुआ ABFRL पे नजर रखिएगा। 265.30 OI एडिशंस बहुत अच्छे हुए हैं, बट तुलना में जिस प्रकार के आज स्टॉक चल रहे हैं, परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अभी भी गेंस बहुत बड़े नहीं हुए हैं। एक ABFRL, दूसरा आप सेल पे नजर रखिएगा मेटल स्पेस में। मेटल्स में अभी अभी एक स्विंग आना शुरू हुआ है, और सेल जो है वो इस वक्त 2.5% अप, और एक टिपिकल आई थिंक ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट अप्रॉक्सीमेटली 169.70 के जोन में होगा। बट मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सेल मेरी नज़र रहेगी। और तीसरा स्टॉक जिस पर मैं नज़र रखूँगा वो है TVS मोटर्स। TVS मोटर्स लास्ट टू लास्ट वीक अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज को छू के आया था, ऑलमोस्ट उस ट्रैजेक्टरी में गया, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 18 मार्च से लेकर अब तक चले आ रही पूरे के पूरे सप्लाई क्लस्टर को पार करने की तैयारी करता हुआ। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ सेल, TVS मोटर्स और ABFRL, मैं इन 3 स्टॉक्स पे आई थिंक नजरें गड़ाए हुए हूँ। मनोज, आज इस कार्यक्रम में क्रम और क्या क्या देखेंगे आज इसमें? बिल्कुल, आज के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं वीरो। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑब्वियसली सबसे ऊपर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखाई देगा। यहाँ पर इंडेक्स का टॉप गेन अब 7.5% ऊपर। JSW स्टील, ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट वापस 5 डिजिट स्टॉक बनने की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा आपका क्रॉम्पटन, डिक्सन टेक, NMDC और इन्फो एज, यहाँ पर शानदार तेज़ी आपको दिखाई देगी। लूजर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडेक्स में सिप्ला, TCS, ब्रिटानिया और बजाज ऑटो, और आउटसाइड द इंडेक्स वोल्टास, एम्फेसिस, HDFC AMC और PI इंडस्ट्रीज़। अब आपको बताते हैं हमारा पैनल जो हमारे साथ जुड़ने वाला है। हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ गाबा सर हैं, रचना वैद्य जुड़ेंगी, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, कविता जैन। 2:20 पर चौथी तिमाही में कीस्टोन रियल्टर्स के नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CMD बमन रुस्तम ईरानी से करेंगे एक खास बातचीत। 2:30 बजे यत्न बताएंगे निफ्टी में कौन से 2 स्टॉक्स की एंट्री और कौन से 2 स्टॉक्स की एग्जिट पॉसिबल है,
और यति नहीं बताएंगे ईएमएस कंपनियों में आज क्या चल रहा है। 2:45 बजे सुमित से जानेंगे मंडे को आने वाले कुछ बड़ी कंपनियों के प्रीव्यूज़, नंबर्स के प्रीव्यूज़। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ दीपक मेहता जुड़ेंगे एलेक्सर इक्विटीज़ से। यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम फोकस, और 3:10 पर बीटी एसटी बीटी ट्रेड्स लाइंड अप है आपके लिए कुछ ही देर में। लेकिन पहले एक बार हमारे पैनल को स्क्रीन पर रखिए और कुछ ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून टू यू। लॉन्ग रहेगी ट्रेड, और ट्रेड का नाम है टीवीएस मोटर्स। अच्छा सेटअप है, एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो मिल गया टीवीएस मोटर्स। ट्रेड कर रहा है 2167, स्टॉप होगा 2150, 17 रुपीज का। टारगेट होना चाहिए 2200। यस, 2200 जाएगा, और आते दिनों में हायर जोन देखेंगे। टीवीएस मोटर्स अच्छा लग रहा है। प्रकाश सर का कॉल है 2169, जिसका भी मैंने जिक्र किया। टीवीएस मोटर्स आप ग्रैब करते हुए। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड रहेगा आईआरसीटीसी के फ्यूचर्स में। ये हमारे क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है हमने, और यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पे अगर हम 1090 के करीब एसएल लगाएंगे, अभी 1100 के करीब है, तो यहाँ पे 1120 का टारगेट और 30 का टारगेट लगा सकते हैं। तो 20 एंड 30 रुपीज का टारगेट एंड 10 रुपीज के 10 to 12 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, मेटल स्पेस में काफी स्ट्रेंथ लग रही है, और उनमें से ही एक एनएमडीसी है जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आज चार्ट पे देखने को मिला है। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 272 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट 285 तक के भी हो सकते हैं एनएमडीसी में। अगर ऑप्शन पे ट्रेड लेना चाहें तो 280 वाला कॉल ऑप्शन एनएमडीसी का लिया जा सकता है। 7 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 4.90 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 14 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, 280 पे ये की स्ट्राइक पे आपके पास विकल्प है। 276.60 पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी। सो मेटल से ही नेशनल एल्यूमिनियम इज लुकिंग गुड टू मी। नाल्को एज ऑफ नाउ 195.75 के लेवल पर है। अपनी प्रीवियस हाई को इसने सरपास किया है, और एक स्मॉल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। अकॉर्डिंगली अगर स्विंग ट्रेड के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है काउंटर हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 210 के लेवल तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 198 200 के लेवल के लिए आप नाल्को पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। के पास चलते हैं अब। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड? वीरेन, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरे नजर है अल्ट्राटेक पे। मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक में एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। जो रेजिस्टेंस है, जो क्लस्टर था, इसके ऊपर यह ट्रेड हो रहा है विद राइज इन वॉल्यूम एंड फॉल इन ओपन इंटरेस्ट। तो एक शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। करीबन मुझे लगता है 10,100 से 10,200 का इसका टारगेट होगा। सो एट अ लेवल ऑफ 9,887 इन फ्यूचर इट्स अ बाय। आपका स्टॉप लॉस जो रखना है वो कम से कम 9,800 के आसपास रखना पड़ेगा। 87 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो इट्स अ बाय इन अल्ट्राटेक। राजेश अग्रवाल जुड़े हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका पसंदीदा स्टॉक? गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल मित्रगण है, सबको नमस्कार। पसंदीदा स्टॉक की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जाना चाहिए। बहुत पिट चुका है पिछले दिनों से, जो भी नेगेटिव खबरों का दौर चला, फिर वो चाहे आरबीआई की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हो या मणियन साहब की विदाई हो, उन सब चीजों के चक्कर में पिटा हुआ स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अच्छा। इस तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे। एडवांसेस में ग्रोथ मेंटेन की हुई थी, डिपॉजिट्स में ग्रोथ थी, सिक्वेंशियल मार्जिन्स में गेन आए थे। जो दिक्कतें आई आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन से, उसे मैनेजमेंट ने सीधे सीधे कहा है कि 3-4% के आसपास पीवीटी लेवल पे उनको फेस करना पड़ सकता है दिक्कत। लेकिन वो मेरे हिसाब से ये वक्तिया बात है। आने वाले दिनों में जो आईटी की दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाने के बाद रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे। ऐसा हमने बजाज फाइनेंस वगैरह में भी रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए देखे हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो इनके जो सारे कॉस्ट है वो कंट्रोल में आ गए हैं। जो सब्सिडीरीज है, फिर वो भले आईएमसी की हो या इंश्योरेंस की हो या दूसरी सब्सिडीरीज हो, बहुत अच्छा कामकाज चल रही है। थोड़ी सी मध्यम अवधि 6-8 महीने कोई रखता है तो मुझे लगता है कि ये 1850-1900 रुपए तक बिल्कुल जा सकता है।
तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। खरीदारी की सलाह रहेगी। और राजेश जी, एक्चुअली 2 हफ्ते पहले मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कोटक पर, उस दिन 52 वीक लो था, मुझे एग्जैक्टली याद है। और आपने उस दिन भी कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉल बाय फॉर लॉन्ग टर्म। 1549 था उस दिन रेट, 1544 का 52 वीक लो, 1549 उस दिन रेट था, और तब आपने कहा था। और आज आपने फिर रिपीट किया, तो वो कॉल आप वहाँ से 10% वैसे ऑलरेडी भाग चुका है कोटक महिंद्रा बैंक का, तो वो शानदार रहा वैसे आपका ट्रेड ऑलरेडी। चलिए, कोटक महिंद्रा की बात की है तो महिंद्रा की बात कर लेते हैं अब। M&M, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब आपका राजेश जी? ये यहाँ बहुत बुलिश है, बावजूद इसके कि इतनी अच्छी रनअप हो गई है, लेकिन जिस तरीके के शानदार नतीजे आए, फिर वो पैसेंजर व्हीकल को लेकर के हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर के हो, या सबसे बड़ी बात की जो इनके जो ऑर्डर इनफ्लोज है या ऑर्डर बैकलॉग चल रहा है, उसको देखते हुए कैपेसिटी रैंप अप कर रहे हैं, उन सब चीजों से इनको फायदा होने वाला है। यस, थोड़ी सी ट्रैक्टर साइड से निराशा हुई है क्योंकि रबी की क्रॉप उतनी अच्छी आई नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी आने वाले दिनों में जब मानसून ठीक ठाक आने लगेगा तो आने वाले जो 2-3 महीने हैं वहां पे ट्रैक्टर्स के नंबर्स भी ठीक आ जाएंगे। रूरल इकोनॉमी में बूस्टअप चल रहा है इलेक्शंस के बाद, मुझे लगता है वहां से थोड़े अच्छे नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए हमारा टारगेट इसमें 2900 रुपए का है। आज चूंकि इतना बढ़ गया है, 6.5-7% की बढ़त हो गई, तो मैं समझता हूँ कि जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं वो थोड़ा कूल ऑफ हो तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे तो 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये होगी M&M की बात। कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अब एक बार जरा क्रॉम्पटन कंज्यूमर की बात करते हैं, क्योंकि आज का स्टॉक ऑफ द डे, ओपन इंटरेस्ट चार्ट अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बिल्डअप इसी में हुआ, करीब करीब 30% का बिल्डअप है यहाँ पर। उसके बाद डिक्सन टेक 25-26% पर। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों व्यू ले लेते हैं क्रॉम्पटन पर। पहले तो टेक्निकल व्यू ले लेते हैं इसके ऊपर एक बार। राजेश जी, क्या नेक्स्ट टारगेट्स होंगे क्रॉम्पटन में अब? सुबह एक टारगेट दिया था 380, और 380 के बाद मुझे लगता है 400 पार करेगा, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है जो वीकली चार्ट सजेस्ट कर रहा है दैट इज 430। तो मुझे लगता है अगर पोजीशन है तो मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, लेकिन इवेंचुअली जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज 430 प्लस। और राजेश अग्रवाल जी, फंडामेंटली क्रॉम्पटन आपके रेडार पर है क्या? ये मतलब नंबर्स अच्छे थे, लेकिन क्या इतने अच्छे थे या मार्केट कुछ और सेंस कर रहा है यहाँ पर? देखिए, कुछ और सेंस कर रहे हैं वो, आपने सही कहा। कुछ लोगों की ऐसी खबरें निकल कर आ रही कि शायद टेक ओवर वगैरह की कोई कहानी हो, अभी कहना थोड़ा मुहाल है, लेकिन अर्निंग्स जो आई वो बेटर आई। मार्जिन्स के फ्रंट में थोड़ी दिक्कत देखने को बिल्कुल मिली, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह हो रहे हैं या प्राइस हाइक्स ले रहे हैं, आने वाले दिनों में नंबर्स और थोड़े बेहतर होते हुए आएंगे, या फिर कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो एक बड़ी जंप देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की डिमांड रियल एस्टेट वगैरह में निकल कर आ रही है, हमने देखा है कि डीएलएफ वगैरह में लगातार ऐसे खबरें आई कि उनके जो प्रीमियम हाउसिंग थे हाथों हाथ बिक गए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी जो कंपनियां हैं, फिर वो क्रॉम्पटन हो, हैवेल्स हो, पॉलीकैब हो, इन सब के नंबर्स आगे आने वाले दिनों में अच्छे लग रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हो तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। जी अच्छा, अभी अभी राजेश अग्रवाल जी ने एक बार फिर से 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंतराल के बाद कोटक महिंद्रा बैंक पे एक बाय कॉल दी। जरा कोटक महिंद्रा बैंक को स्क्रीन पे लेके आई एक बार टिक बाय टिक चार्ट में। इस वक्त डे हाई के जोन में आपकी वाकई अगर आप देखें राजेश जी, कोटक के साथ एक तार जुड़ी हुई है टिक बाय टिक में। मतलब हैवी स्टॉक 1696 से अगर आप देखें ऑलमोस्ट 1703 की ट्रैजेक्टरी में। एक और स्टॉक पूछता हूँ आपसे, हमने इंडिगो में बहुत अच्छा मूव देखा राजेश जी, और 2 स्टॉक्स हमने पैरेलली चलते देखे थे एक ज़माने में, इंडिगो और जीएमआर एयरपोर्ट्स। जीएमआर एयरपोर्ट्स जनवरी से, मतलब इस कैलेंडर वर्ष में अब तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन के मोड में रहा, बट 85 के प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है इस पर? देखिए, फंडामेंटली हमें स्ट्रांग लगता है क्योंकि जिस तरह की पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट का बिजनेस बढ़ने वाला है। और जो नंबर्स जो आए थे पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, वो सुधार के साथ आए थे, और जो एसेट हैं इनके, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे अंडर वैल्यूड लगता है। कम से कम 100-110 के टारगेट होने चाहिए। साल भर का नजरिया हो, गिरावट में खरीदारी करें। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट्स एक स्विंग अच्छा आ रहा है इस पे, और मैं इसीलिए एक टेक्निकल सेंस ले रहा था।
मीनवाइल कोटक महिंद्रा बैंक का इधर एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए। 1696, 98, 1702, 74, 1706, क्या स्विंग आ रहा है 2% ऊपर। और बैंक निफ्टी को एक स्विंग प्रोवाइड करता हुआ ये, और बैंक निफ्टी अब करीब करीब 48,155, दैट मीन्स वो जो सुबह का स्विंग हाई था 1154 का, उसको ऑलमोस्ट ट्राई करता हुआ। खैर कमिंग, मैं इसको एक बार फिर से लूँगा, लेकिन मानस टेक्निकली GMR एयरपोर्ट्स ये जो कंसोलिडेशन का जोन है इससे बाहर निकल के तैयारी कर रहा है क्या? क्योंकि आज बहुत दिनों बाद क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से बाहर निकला है स्टॉक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार 20-डे मूविंग एवरेज पे पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। आई थिंक आज रेंज अपर साइड पे ब्रीच हुई है। 8450 और 8575 पे जो रेजिस्टेंस था उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। आई थिंक अब आपको नेक्स्ट टारगेट 90 रुपीज के सेट करने हैं। करंट लेवल्स पे आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 82-90 के नीचे लगाइए। चलिए अब एक बार जरा बात करते हैं डिक्सन टेक की। डिक्सन टेक हालांकि स्लाइटली ऑफ हाइज हुआ, लेकिन अभी भी करीब करीब 6% ऊपर ये स्टॉक। एक समय 8% ऊपर था, और यहाँ पर अच्छे मूव्स रहे। राजेश अग्रवाल जी, ये आज EMS स्पेस में काफ़ी अच्छे मूव्स रहे। कुछ देर में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन खाली डिक्सन पर अगर मैं आपका व्यू जानना चाहूँ तो कोई व्यू इस स्टॉक पर? देखिए, खाली डिक्सन की अगर बात की जाए तो पहले तो क्या है कि पूरे इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मेक इन इंडिया वगैरह की जो कामयाब है उसके कारण से ऐसी कंपनियों को, कैंस हो, डिक्सन हो, सिरमा SGS हो, सबको फायदा मिल रहा है। लेकिन खास अगर डिस्कशन की बात की जाए तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है। ऑलमोस्ट 3 डिजिट की PE पे चलता हुआ है ये स्टॉक। इस वक्त मुझे खरीदारी की कम से कम कंफर्ट नहीं दे रहा है। कोई गिरावट आती है, नंबर्स में बहुत बड़े उछाल कोई आते हैं तो अलग बात है, बट इस वक्त मैं इसमें खरीदारी की सलाह नहीं देके थोड़ी डेप्स के इंतजार करना चाहूँ। खैर, वैसे वीरू ने एक बात बिल्कुल सही पकड़ी। वो जैसी राजेश जी ने कोटक की बात की, कोटक ने क्या शानदार चाल चली उसके बाद, और एक बैंक निफ्टी को एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। हालांकि निफ्टी थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है हायर लेवल से। आई थिंक बट TCS का चार्ट देखते हैं एक बार, TCS क्या कर रहा है, एक बार इसको देखते हैं। TCS को सुबह IT स्टॉक में थोड़ा प्रेशर था। ये देखिए, ये वीरू कोटक ने जो कमाया वो TCS ने गंवाया बेसिकली निफ्टी के लिए। ये थोड़ा सा एक डिफरेंशियल अभी इसमें क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल, कोटक आपके स्क्रीन पर आप देखें अच्छा मूव, लेकिन TCS अगर आप देखें उसको आई थिंक वो सारा का सारा जो जनरेट करता है थ्रस्ट उसको नलीफाई करता हुआ। मीनवाइल जब से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, अभी मैं अनुज से बात करूंगा GMR एयरपोर्ट्स पे, लेकिन एक बार जरा कंटेनर कॉर्प लेके आइएगा। नंबर्स भी आ चुके हैं इनके, और जरा कंटेनर कॉर्प के स्विंग को देखिए। 1104 ये इसका करियर का हाई है अभी अभी जो इसने क्रिएट किया, और क्या बड़े अगर आप देखें स्विंग मिल रहे हैं आज करीब करीब 70 रुपए ऊपर। आई मीन अब टेक्निकली मैं इस पर बात करूँ या नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, बट इट्स अ ब्रेकआउट। मेरे ख्याल से 11,090 पे ब्रेकआउट आया था। राजेश अग्रवाल जी, आज आप पे सवालों की भरमार हम कर रहे हैं आते साथ। ये नंबर्स कैसे लगे आपको, और क्या ये कॉनकॉर, मेरे ख्याल से ये वो कंपनी है सरकारी जो अभी तक इतना बड़ा स्विंग नहीं दे पाई अपेक्षाकृत जितनी PSUs ने दी। आपका व्यू कॉनकॉर पे? हम बहुत बुलिश है वीरेंद्र जी। अगर आप को कहूँ तो हमारी दिवाली पिक्स में ये था। अगर आप देखो तो लॉजिस्टिक का एक बड़ा प्लेयर है। रेलवे की जो लीज लैंड वाली दिक्कतें थी वो भी कल जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आई तो उसमें ऐसा इंडिकेशन मिला कि वहां से भी दिक्कतें दूर हो गई है। कारोबार बहुत अच्छा है, कल नंबर्स अच्छे आए, मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिली, और मुझे लगता है कि अभी भी इतनी बढ़त के बाद बहुत ही अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड नहीं है, बहुत अंडर वैल्यूड है। और कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है या नई सरकार के बाद ऐसे कोई अनाउंसमेंट आते हैं, उनसे कि अभी आ चुके हैं, आते हैं कि कुछ डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की बात होती है तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और नहीं भी हो तो मुझे लगता है इस कंपनी में लोगों को लॉन्ग रहना चाहिए। यहाँ से भी कम 15 से 20% की बढ़त आने वाले 2 क्वार्टर्स में मैं बिल्कुल देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये कॉनकॉर पे आपका व्यू है। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव 1104 की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और कोटक इस वक्त अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड करता हुआ। अच्छा, एक बार आप और स्पेस में से ACC को लेके आइए। मैं स्क्रीन पे कुछ मूव्स को देख रहा हूँ। ACC वो स्टॉक है, याद रखिएगा,
जो ये रिसेंट डिप में टुवर्ड्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा सेलिंग जोन में गए थे। अब इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अपने 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को लास्ट वीक छू के आया। रचना जी, अब फाइनली मेरे ख्याल से वो 1 मार्च से जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इससे इजेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। आपका कोई व्यू इस पर, इंटरेस्ट है लॉन्ग साइड में, या फिर डेवलप होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट क्रॉस होने के बाद? जी, जहाँ तक एचसीसी की बात है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तक वो पहुंच के बैठा हुआ है 2520 पे, और यहाँ पे अगर ये इस लेवल को सस्टेन करके इसी के आसपास अगर क्लोजिंग देगा तो फर्दर मोमेंटम बनने के आने वाले 2-3 दिनों में और चांसेस बनेंगे। ट्रेंड यहाँ पे 3-4 दिन से अच्छा बना हुआ है, एंड एसीसी एंड अंबुजा दोनों में पैरेलल मूवमेंट चल रही है पिछले आधे घंटे से, तो दोनों ही अच्छे हैं। कंपैरेटिवली अगर बात करो तो अंबुजा इज लुकिंग इवन बेटर देन एसीसी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स की बात करते हैं। कीस्टोन रियल्टर्स, जिसको कि आप रुस्तम जी के नाम से जानते हैं अगर मुंबई में जो लोग रहते हैं, और एक ब्रांड देखते हैं रियल एस्टेट का, वहाँ पर इनकम में 135% का जंप है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में 60% का ड्रॉप आया। एबिटा और मार्जिन पर भी थोड़ा सा दबाव रहा है। एक बार जरा स्टॉक देख लेते हैं इसका क्या कर रहा है, उसके बाद हमारे साथ कंपनी के कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी भवन रुस्तम ईरानी जुड़ेंगे। एक बार पहले स्टॉक देखते हैं इसका, डील ओवर इस समय स्टॉक। भवन जी, गुड आफ्टरनून। ये रियल एस्टेट साइकिल तो बहुत शानदार चल रहा है, खासतौर से मुंबई में। ये क्या कुछ लंपी फैक्टर्स जो होते हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट है नंबर्स में, या कुछ और है? अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें तो। जी और वीरेंद्र जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर FY24 एक्चुअली कीस्टोन रियल्टर्स के लिए काफी अच्छा रहा है। हमने करीबन 2266 करोड़ 2266 करोड़ की प्री सेल्स की है, जो करीबन 41% हायर इन द प्रीवियस ईयर है। हमारी गाइडेंस नॉर्मली 25% की रहती है। दूसरा, हमारा कलेक्शन भी काफी रोबस्ट रहा है। हम 2203 करोड़ रुपया कलेक्ट कर चुके हैं लास्ट ईयर में। हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम ने काफी मेहनत की है और हमने 10 नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं, जिनका टोटल एरिया जो होगा 4.1 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास की नए प्रोजेक्ट्स की एड ऑन की है हमने। इसके आगे इसमें से 7 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मिड मास यानी 1 से 3 करोड़ एंड एसेशनल जो 3 से 7 करोड़ के घर जो हैं, और ये ऑलवेज मैंने कहा ये सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट होता है घर बिक्री का। वाइल जो अपने हाई वैल्यू होम्स होते हैं उसमें आपकी हेडलाइंस आ जाती है, बट हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैट्स जो बिकते हैं वो ये प्राइस रेंज में बिकते हैं मुंबई और एमएमआर एरिया में। तो ये इसमें हमने 7 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द 10 हमने 7 प्रोजेक्ट्स ये प्राइस पॉइंट्स के लिए हैं। हमने लास्ट ईयर 6 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए। हमारी गाइडेंस थी 1 प्रोजेक्ट एवरी क्वार्टर, लेकिन हमने उससे ज्यादा अचीव किया, ऑलमोस्ट 50% मोर। हमने 6 प्रोजेक्ट लास्ट साल में लॉन्च किए हैं। हमने करीबन 12 बिल्डिंग जो टोटल एरिया ऑफ 4.65 मिलियन स्क्वायर फीट है वो लास्ट ईयर में कंप्लीशन ली है। हमारी ग्रॉस डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो आज की तारीख में 0.43 है, और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.2 है। ये काफी हेल्दी है, और हमारी गाइडेंस ऐसे रही है कि वी कैन गो अप टू 1:1 इन डेट इक्विटी रेशियो। तो ये सारी चीजों से हमारी जो रेटिंग हुई है इकरा से, वो भी ए नेगेटिव विद अ पॉजिटिव। नहीं बमन जी सॉरी देखिए, मैं सॉरी ये थोड़ा समय का हमारे पास अभाव रहता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे अब तक मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि Q4 में इन पर्टिकुलर FY आपके लिए अच्छा रहा पूरा 24, लेकिन FY24 अच्छा रहा तो 9 मंथ्स आपके बहुत अच्छे थे, तो Q4 अगर खराब रहा तो भी FY24 अच्छा होगा। मैं इन पर्टिकुलर Q4 पर पूछ रहा था कि Q4 में नेट प्रॉफिट और एबिटा इतना गिरने का क्या रीजन था? मैं बता दूं, हमने 2 OC ली इन द Q4, और ये 2 OC जो कंप्लीशन बिल्डिंग कंप्लीशन मेथड से जो हमको फाइलिंग करनी पड़ती है, उसके जरिए दीज वर लेगेसी प्रोजेक्ट्स जिसे कहते हैं। ये बहुत सालों पुराने प्रोजेक्ट्स जो चालू हुए थे उसमें मार्जिन की थोड़ी स्क्वीज थी, एंड दैट इज व्हाई Q4 रिपोर्टेड अ लोअर नंबर। बट आपको पूरे साल का देखना चाहिए, और पूरे साल का देखने के बाद ये साल में आगे किस तरह की हमारी बढ़ोतरी होने वाली है वो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और मैं आपको एक और कहना चाहूंगा कि OCF जो एक नंबर होता है, ऑपरेशनल कैश फ्लो, वो भी कीस्टोन की काफी अच्छी रही है ये साल में। ओके रोमन जी, अब आता हूँ एग्जैक्टली थोड़ा सा सेंस मैं पिछले नंबर्स के आधार पे अगले नंबर्स का लेने वाला हूँ आपसे, थोड़ा सा आउटलुक है ये FY24 का। सर अगर मैं थोड़ा सा रेवेन्यू को बाइफरकेट करके पूछना चाहूँ, रीडेवलपमेंट से कितना आया, उसके बाद जो अफोर्डेबल है उससे कितना आया, प्रीमियम से कितना आया, और FY25 में आप क्या देख रहे हैं? ये जो रेवेन्यू मिक्स है मोर और लेस यही रहेगा? और एक और बात, प्राइसेस ज़्यादा कहाँ बढ़ने के अनुमान है आपको, अफोर्डेबल में या फिर प्रीमियम में? थोड़ा सा इसका अनुमान दीजिए मेरे को। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, हमारी 56% ऑफ सेल्स जो आती है वैल्यू से, वो आती है फ्रॉम अफोर्डेबल नहीं, मिड मास एंड एस्पिरेशनल कैटेगरी की। सो दैट इज द लार्जेस्ट चंक, जैसे मैंने आपको बताया। और रीडेवलपमेंट में इस साल का आई डोंट हैव द एग्जैक्ट आंकड़ा, बट समवेयर इन द रीजन ऑफ अबाउट 28 to 30% इसकी रेवेन्यू रिकग्निशन हुई है। रही बात आगे चल के कौन से कैटेगरीज के प्राइस बढ़ेंगे, तो मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से तो नहीं कह सकता। आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेलोसिटी को एक प्रीमियम ट्रीट करें और प्राइस राइज को न ट्रीट करें। प्राइसेस आपने अगर देखे होंगे मुंबई MMR में, तो इन द लास्ट फ्यू इयर्स ओनली एज पर इन्फ्लेशनरी ग्रोथ हुए हैं, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है इससे। रही बात कौन से एरियाज में प्राइस बढ़ेंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हुई है, जैसे आज तक आपने देखा कि मेट्रो रेल जहां जहां पहुंचा है वहां वहां पे प्राइस इंक्रीज हुई है। अब मैं आपको एक कह सकता हूं कि सिटी गेटिंग कनेक्टेड टू लेट से वर्ली और वर्ली से आगे बैंड्रा, ये सिटी के लिए काफी अच्छा मूव हुआ है। और मेरा ये मानना है कि वहां पे रीडेवलपमेंट की बढ़ोतरी होगी अभी, और वहां पे आप ट्रेंड्स देखेंगे तो इंक्रीज ऑफ सेल्स, आई एम नॉट श्योर इंक्रीज ऑफ प्राइस, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे प्राइसेस का अनुमान क्या है लोगों के मन में, आई एम नॉट श्योर, बट आप वहां पे हुआ देख सकते हैं। मैं एग्जैक्टली उसी पे आता सर, थोड़ा सा आपसे FY25 का जो आपका लॉन्च पाइपलाइन है उसके बारे में एक सेंस लेना चाह रहा हूँ। और मैंने कई बार आपके इंटरेक्शंस को सुना है जिसमें आपने वर्सोवा की मार्केट को काफ़ी प्रेज भी किया है, तो यहाँ पे कुछ निकट भविष्य में लॉन्चिंग्स? जी, हम करीबन 8 प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, 2 पर क्वार्टर ये साल में, ऐसे हमारी गाइडेंस है। लेकिन हम जानते हैं कि शायद हम इसको भी कर जाएं। और रही मार्केट्स, गुड पॉइंट आपने जो रेस किया, वेरेवर ब्लू व्यू यानी ओशन व्यू है या ग्रीन व्यू, जहां लार्ज ग्रीन ओपन एरियाज है, वहां पे आप हमारे लॉन्चेस देखेंगे। और वर्सोवा एक ऐसी मार्केट है जो बहुत सालों तक दबी रही, बिकॉज देयर वाज नो डेवलपमेंट, जो अच्छी डेवलपमेंट होती है वहां पे हो नहीं रही थी। आज की तारीख में बिकॉज ऑफ द रूल्स चेंजिंग, वर्सोवा एरिया में काफी डेवलपमेंट आप देखेंगे। और रुस्तम जी के भी प्रोजेक्ट्स उस एरिया में एक तो लॉन्च यही क्वार्टर में हुआ है या हो रहा है, और दूसरा भी आप ये साल में एक लॉन्च वहां पे देखेंगे। बोमन जी, कोस्टल रोड बनने से क्या इम्पैक्ट आया है रियल एस्टेट ट्रेंड में मुंबई के? बहुत लोग मान रहे हैं कि अब नरीमन पॉइंट शायद वापस अपनी जो लॉस ग्लोरी है उसको वापस रीगेन कर ले, और कुछ लोग शायद BKC से वापस नरीमन पॉइंट की तरफ मूव करें। क्या एनेक्डोटल एविडेंस बता रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, मैं आपको बता सकता हूं कि कमर्शियल डेवलपमेंट मुंबई में काफी बढ़ोतरी लेगा। सर्टन एरियाज जो लोअर परेल BKC है, वहां पे लार्जर ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे जाके सेटअप करेगी। लेकिन प्राइवेट ऑफिसेज जो 2000-3000 फुट 5000 फुट तक की हैं, वो आप देख रहे हो तो कई माइक्रो मार्केट्स में बनना शुरू हो गई है। वेदर वो बोरली माइक्रो मार्केट हो या बैंड्रा वेस्ट माइक्रो मार्केट हो या अंधेरी की माइक्रो मार्केट हो, यहाँ पे सब बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है गिवन द कोस्टल रोड, सिटी में भी आप देखेंगे कि बहुत सालों से कोई नया कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और वहां पे जब कमर्शियल डेवलपमेंट शुरू होगा तो उसमें भी उतनी ही स्फूर्ति रहेगी। रही बात रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की, वहां पे आप जानते हो कि बहुत सालों तक सिटी सेंटर में बहुत नए डेवलपमेंट्स नहीं हुए। अब इस रीडेवलपमेंट के जरिए ये काफी बढ़ेंगे, और इनके बढ़ने से वहां की वेलोसिटी भी काफी बढ़ जाएगी और सेल्स भी काफी बढ़ जाएगी। सो वी आर कॉन्फिडेंट कि हम वहां पे सोबो जिसे कहते हैं, वहां पे जाके रीडेवलपमेंट में बिड कर रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि रीडेवलपमेंट की मार्केट वहां पे काफी तेज हो जाएगी।
और वहां पे कीस्टोन रियल्टर्स का रीडेवलपमेंट में एकदम स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड जो है वो हम वहां पे भी जाहिर करेंगे और वहां पे काफी डेवलपमेंट्स लॉन्च करेंगे आइदर इन दिस फाइनेंशियल ईयर और इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च करने के 13 महीने के बाद के आसपास ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम फ्रेम इट टेक्स आफ्टर टाइंग अप अ प्रोजेक्ट। ओके बोमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये बीते क्वार्टर के बारे में और अगले 1-2 क्वार्टर का आपने हमको एक सेंस दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वार्टर। आपसे जब नंबर्स आएंगे तो फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। और रियल स्टेट अनुज, मेरे ख्याल से 2013 से लेकर 2021 तक का समय जितना पेनफुल था, मेरे ख्याल से एक पैसा नहीं बढ़ा था रियल स्टेट में। 21 से लेकर 24 तक का मेरे ख्याल से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई और ऐसे ऐसे मार्केट्स को मैं चलते हुए देखा। आप दिल्ली में देखिए डीएलएफ क्या करता है गुड़गांव में, और अभी भी आई मीन अभी तो रेट कट्स आने हैं जो कि हम CY24 में बिलीव करते थे कि आएंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक। ये थीम पैसा बना के देगी अभी भी? वो 100%। और इन लोग रियल्टर्स के लिए बहुत पैसा बन रहा है। आप जैसे रुस्तम जी की हम बात कर रहे हैं, रुस्तम जी का एक प्रोजेक्ट है वीरू, जहाँ पर प्रभा देवी में मोतीलाल ओसवाल टावर के एकदम बगल में, जो पहले DB रियल्टी की बिल्डिंग हुआ करती थी, ठीक है ना। अब एक शुरू में लगता था कि यार ये इतने कंजस्टेड एरिया में कौन आएगा, ठीक है ना। फिर मैं बार बार इनफैक्ट जब भी ये लगता है कि यार मुंबई में ये रियल एस्टेट इतनी बड़ी बड़ी बन तो रही है, लोअर परेल एरिया में इतने 100 फ्लोर के टावर बन रहे हैं, उस समय मुझे लगता था कि कौन आएगा। और आज रेट देख लीजिए आप, वो टैक्सी नंबर 9211 याद है, एक फिल्म आई थी, बहुत शानदार फिल्म थी, नाना पाटेकर और जॉन अब्राहम की। उसमें वही मुंबई के ऊपर गाना है, वो बप्पी लाहिरी ने बनाया था, बहुत शानदार गाना है वो। एग्जैक्टली वो बिल्कुल वो फिट होता है मुंबई की रियल एस्टेट। वो कहते हैं यहाँ फुटपाथ भी हाउसफुल है, तो ये जगह है ही नहीं मुंबई में। तो इसके लिए मुंबई की रियल एस्टेट में अगर आप गलती ना करें तो मतलब पैसा खोना, मतलब बहुत, जिसने पैसा खोया उसने कुछ बहुत बड़ी गलती करी तभी पैसा खोया है। तो इसकी वजह से, इसके लिए मैं हैरान था कि इस क्वार्टर में उनके नंबर्स अच्छे नहीं थे, लेकिन उसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रियल एस्टेट में अभी भी यहाँ से बहुत पैसा बनने वाला है। और एग्जैक्टली आप देखिए DLF के नंबर्स देख लीजिए, सिग्नेचर रियल्टी, डाउन साउथ नंबर्स देख लीजिए, अक्रॉस द बोर्ड नंबर्स देख लीजिए। रेरा के आने के बाद एक टर्न अराउंड हुआ था रियल एस्टेट में। आई थिंक बहुत लोग पूछते हैं, बोलते हैं कई बार कि रेगुलेशंस ख़राब होती हैं। आई थिंक रेरा एक ऐसी रेगुलेशन थी जिसने पूरे सेक्टर को एकदम ठीक कर दिया, और उसके बाद से आप देखिए क्या शानदार अर्निंग्स ग्रोथ रही है इन सब रियल एस्टेट कंपनीज की। जी हाँ बिल्कुल, और रेरा का आना, टाइमली डिलीवर होना। राजेश अग्रवाल जी, आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या है इस स्पेस में इस वक्त रियल एस्टेट में? देखिए, रियल एस्टेट की बात की है तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे रडार में हैं, जैसे कि कॉटेज प्रॉपर्टी, शोभा डेवलपर्स, ये दो हैं, लोडा है। लेकिन खास अगर मुंबई की बात जैसे अनुज कर रहे थे कि फुटपाथ भी खाली नहीं है, उससे जोड़ के कहना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स के साथ जाना चाहिए। अब सेंचुरी टेक्सटाइल में आप कहेंगे टेक्सटाइल कंपनी नहीं साहब, तो उसमें एक 100% सब्सिडियरी है बिरला एस्टेट्स की, जो न केवल बॉम्बे में अच्छा कारोबार कर रही है, प्रीमियम हाउसिंग में है, पुणे बैंगलोर में भी उन्होंने लैंड ली हुई है, डेवलप करेंगे और वहां से बहुत अच्छे कलेक्शन की उम्मीद है। कुछ प्रोजेक्ट्स इनके ऑलरेडी सोल्ड आउट है और यहाँ पे बहुत अच्छी बढ़त हो रही है। मुझे लगता है कि सेंचुरी टेक्सटाइल पे ध्यान देना चाहिए। कारण एक तो रियल एस्टेट तो है ही, दूसरे इनके जो पेपर का बिजनेस था वहां पर भी एक्सपेंशन पूरा हो गया है और टिश्यू मार्केट में इनकी लीडरशिप है नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट, और इस वक्त मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता नजर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग अब स्टडी करते हैं। इंडेक्स चेंजेस साल में 2 बार होते हैं। सितंबर में निफ्टी की सूरत फिर बदल सकती है। नोवामा रिसर्च के मुताबिक अगस्त में NSE बदलाव का ऐलान कर सकता है और कौन से 2 स्टॉक्स की एंट्री हो सकती है, कौन से 2 स्टॉक्स एग्जिट कर सकते हैं। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। एग्जिट तो मोर और लेस क्लियर हो ही जाता है कि सब फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से, एंट्री को लेके हमेशा कयास लगाए जाते हैं। जरा एक बार लिस्ट बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सवाल लोग पूछेंगे कि ये सितंबर में रिव्यू हो रहा है तो अभी क्यों आप इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके लिए क्योंकि अगला 2 महीने का जो स्टॉक मूव होगा वो डिटरमाइन करेगा कि निफ्टी का कौन सा स्टॉक अंदर आएगा और कौन सा स्टॉक बाहर जाएगा। और ये जो जुलाई का महीना है वहाँ जनरली कट ऑफ होता है, अगस्त में अनाउंसमेंट होती है और सितंबर में निफ्टी के चेंजेस लागू होते हैं। नोवामा रिसर्च और IIFL अल्टरनेटिव रिसर्च के हिसाब से 2 स्टॉक्स निफ्टी के इंक्लूजन कैंडिडेट्स हैं,
करंट मार्केट प्राइस और करंट माहौल को देख के सबसे पहले ट्रेंड, और यहाँ हमने एक बड़ा ड्रीम रन देखा है, और अगर ट्रेंड निफ्टी में आ जाता है तो लगभग 3600 करोड़ रुपए की बड़ी बाइंग आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL 20 तारीख को रिजल्ट भी आना है, 3 दिन में रिजल्ट्स हैं, और उसके पहले बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। 3100 करोड़ रुपए की बाइंग यहाँ देखने को मिल सकती है निफ्टी इंक्लूजन के चलते। एक्सक्लूजन, जैसे कि अनुज जी बता रहे थे कि ये नोन होता है मोरलेस, निफ्टी के जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं LTI माइंडट्री और दिवीज लेबोरेटरीज, ये दोनों कैंडिडेट्स लगभग ये तय हो गया कि निफ्टी से बाहर जाएंगे। अंदर आना तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन LTI माइंडट्री और दिवीज लेबोरेटरीज दोनों ही स्टॉक्स में 1500 से 1800 करोड़ के बीच में सेलिंग आ सकती है। लेकिन इसके अंदर एक अनुज एक तुरुप का इक्का है, वो है जोमैटो। और अगर रेगुलेटर चाहता है कि अगले 3-4 महीने में FNO में आ जाए तो दो चीज़ें तय हो सकती हैं, एक जोमैटो और एक जियो फाइनेंशियल। ये दोनों कंपनी जो है निफ्टी 50 में इंक्लूजन के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन अगर ये FNO में आए तो ही दोनों कंपनीज एलिजिबल होंगी। बट अभी NSE को नए प्रोडक्ट्स को लेकर थोड़ा इशू चल रहा है ना, या फिर नहीं? वो एक्चुअली एक चीज़ होती है रेगुलेटर और एक्सचेंज के बीच में जहां हमको जानकारी नहीं होती है, लेकिन ये सॉफ्ट चेंजेस होते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये अगर रेगुलेटर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, रेगुलेटर के ऊपर ही है, इसीलिए मैंने शुरुआत में यही कहा। और एक चीज़ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अगर ये स्टॉक 20% यहाँ से चला, जो मुझे लगता है कि जो माहौल है और जो पॉलिटिकल विल है मेक इन इंडिया और ये जो तेजस एयरक्राफ्ट बनाने की, तो अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक 20% चल सकता है तो यहाँ आपको निफ्टी इंक्लूजन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये सारे जोकर इन द पैक हैं जो किसी भी वक्त आपके तकदीर बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो खैर ये इस समय एक लिस्ट, और अगर ट्रेंड आ गया मान लीजिए तो ये टाटा ग्रुप का छठा स्टॉक हो जाएगा निफ्टी में। मैं देख रहा था 5 टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ऑलरेडी हैं निफ्टी में, TCS, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाइटन। तो अगर टाइटन स्ट्रिक्टली पूरी तरीके से टाटा ग्रुप का नहीं है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ओनरशिप टाटा ग्रुप की है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। एक टाइम पे टाटा पावर भी काफ़ी क्लोज था इंडेक्स के मूव्स के, तो काफ़ी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। यतीन से एक और सवाल करेंगे हम, लेकिन पहले इन 2 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ड्रीम रन रहा है राजेश अग्रवाल जी ट्रेंड में इस समय, और फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस स्टॉक्स में BEL और कैंडिडेट शायद HAL भी हो सकता है। इन स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू होगा, ट्रेंड पर भी और डिफेंस स्टॉक्स पर भी? देखिए, डिफेंस में तो बहुत अच्छी रनअप चल रही है। ऑर्डर बुक देखो तो लगातार प्राइस सभी कंपनियों की, फिर वो चाहे HAL हो, BEL हो या दूसरी कंपनियां हो, सबकी ऑर्डर बुक में हर क्वार्टर में हम बढ़त देख रहे हैं। एग्जीक्यूशन हो रहा है, मेक इन इंडिया वगैरह को लेकर के कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। दूसरे अब ये कंपनियां एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतरने की तैयारी कर रही है। खास करके अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात की जाए तो तेजस वगैरह को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट बनी हुई है। जिस तरीके का रनर हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखा है, थोड़ा हो सकता है कि कंसोलिडेट करे या कूल ऑफ हो, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है। इसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो जो निफ्टी में इंक्लूजन की बात अभी हो रही है, इस वजह से मैं खाली नाम ही ले रहा हूँ, जैसे कोचिन शिपयार्ड है या दूसरी कंपनियां हैं, वहां भी ध्यान देना चाहिए। और जहां तक ट्रेंड की बात है, नंबर्स अच्छे आए थे, वर्किंग बहुत अच्छी आ रही है। आप देखो तो न केवल ट्रेंड के जो आपके वेबसाइट के शोरूम है वहां बढ़त हो रही है, हाइपर मार्केट में भी इनकी अच्छी बढ़त बनी हुई है, जूडियो में अच्छी पकड़ बनी हुई है, मार्जिन्स में सुधार आता जा रहा है। मुझे लगता है कि इतनी रनअप के बाद भी यहाँ कम से कम 10% का मूव और बन सकता है, और अगर ये निफ्टी में इंक्लूड हो जाता है तो उम्मीद से पहले हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अब एक बार जरा आपको 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं, उसके बाद यतीन के पास वापस जाएंगे एक और लिंक के लिए। सबसे पहले मानस आपके पास आएंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, उसके बाद रचना जी से FNO सुपरस्टार स्टॉक लेंगे, कविता जैन से चार्ट का चमत्कार, और राजेश अग्रवाल जी से लेंगे मिड कैप फंडा ट्रेड। ये चारों की चारों ट्रेड कुछ ही देर में। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी स्पेस की जहां आज बहुत बड़ी रैली है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। EMS स्पेस में आज शानदार रैली है। डिक्सन ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी कंपनी, वहाँ बड़ी रैली है। केन्स 20% के अपर सर्किट पर लॉक्ड है। आज सुबह रवि धर्मशी आए थे, उनके पोर्टफोलियो में भी केन्स है, उनसे ही बात की थी। यतीन से जानते हैं कि ये स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं फिर से एक बार।
इसका क्या लेना देना है? कुछ मार्केट का वापस कुछ सेंस कर रहा है, गवर्नमेंट आ रही है तो बिल्कुल बिल्कुल मेक इन इंडिया का थीम है। और अनुज जी देखिए Q4 के दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहती हैं, लेकिन जो गाइडेंस है फॉरवर्ड लुकिंग मुझे लगता है उसके वजह से मार्केट ने ये जो मोमेंटम लाया है उसी वजह से लाए हैं। केन्स की बात करें तो Q4 के रेवेन्यू में लगभग 75% का ग्रोथ था। इंडस्ट्रियल बिजनेस, जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है जहां से एक बल्क रेवेन्यू आता है, वो 4 टाइम लगभग ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है केन्स के केस में। महिंद्रा एंड महिंद्रा इनका नया क्लाइंट ज्वाइन हुआ है और सीमेंस हिताची जैसी कंपनीज को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और दोनों ही के नतीजे हमने देखे हैं। सीमेंस हिताची ABB बहुत बढ़िया कर रहे हैं। केन्स की बात करें तो ये बहुत जल्द सेमीकंडक्टर टेस्टिंग में आने वाले हैं, उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने वाला है और PCB यानी जो कंट्रोलर बोर्ड्स होते हैं वहाँ भी कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान कर रही है, जिसके कारण आगे जाके मार्जिन्स में आपको मोमेंटम दिख सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो 52% की रेवेन्यू ग्रोथ रही है Q4 में, लेकिन मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है FY25 में, जहां कंपनी PLI स्कीम का भी लाभ उठा सकती है। जहां तक कि डिक्सन का सवाल है, एक लार्ज ब्रांड उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है कि हम ऐड करेंगे FY25 में, तो एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से ग्रोथ बढ़ेगी। इनकी जो देहरादून की फैक्ट्री है वहाँ मास प्रोडक्शन कंज्यूमर अप्लायंसेस का शुरू होने वाला है, जिसके कारण आपको एक Q4 या Q3 के ऑनवर्ड्स आपको मोमेंटम दिख सकता है। गाइडेंस की बात करें तो डिक्सन ने एक बड़ा गाइडेंस दिया केपेक्स को कट करने का, यानी केपेक्स कम होगा FY25 में FY24 के मुकाबले। 4% का ब्लेंडेड मार्जिन रहेगा और कहीं ना कहीं लैपटॉप का प्रोडक्शन जो सितंबर में एक्सपेक्टेड है इसी साल में, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कंपनी के रेवेन्यू मॉडल्स के लिए। बिल्कुल काफ़ी बड़ी रैली है, जैसा यतिन ने कहा कि हालांकि नंबर्स अच्छे नहीं थे, लेकिन खैर ये एक ऐसी कहानी है जिसमें मार्केट अगले 5-10 साल की बेट ले रहा है और मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थीम। चलिए अब एक काम करते हैं, अब इस थीम पर हमने बात ऑलरेडी कर ली है, उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक बार 4 का चौका की शुरुआत कर देते हैं। मानस, सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपका क्या रहेगा? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए MCX पे मेरा ध्यान है। MCX के अगर आप पैटर्न देखें तो 2 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन ये कंसोलिडेशन 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है, तो MCX के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 4000 वाला कॉल ऑप्शन जो 140-45 की रेंज में ट्रेड हो रहा है, वहां पर 109 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और इस ऑप्शन में 225 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, रचना जी आप क्या ट्रेड लेंगी FN सुपरस्टार में? जी मेरी तरफ से ACC के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे और ACC के फ्यूचर्स ने काफी मोमेंटम दिखाया है पिछले कितने टाइम में। 2510 पे अगर यहाँ पे SL लगाया जाए तो ऊपर वाली साइड पे 2550 एंड 2575 ये 2 टारगेट्स बन सकते हैं। के ACC को आप पिक कर रही हैं आपके FN सुपरस्टार में। कविता जी, चार्ट के चमत्कार क्या पिक करेंगे आप? सुबीरेन जी, ITC को देखेंगे। ITC अपने अपवर्ड स्लोपिंग चैनल पर सपोर्ट से कल काउंटर में एक अच्छा हैमर फॉर्मेशन बना। स्विंग ट्रेड के लिहाज से भी इस काउंटर को देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ 435 के लेवल पर है। 430 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है प्राइस टारगेट 444, 450 की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ कि ITC फ्यूचर्स 436 पे आपका कविता जी का चार्ट का चमत्कार है। राजेश जी के पास चलते हैं आज का मिड के फंडा पिक करने के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीका के टूरिज्म वगैरह कोई बढ़ावा मिला हुआ है, लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इंडिगो और GMR की भी बात कर रहे थे, तो पार्क होटल्स को साथ जाना चाहूंगा। APJ सुरेंद्रा ग्रुप को ये बिलोंग करती है, इस वक्त 2300 रूम के आसपास है और एक फ्लोरिस करके एक कॉन्फेक्शनरी चेन है जिनके 70 आउटलेट्स इस वक्त है और ये 2-3 साल में 350 आउटलेट्स करने की बातें कर रहे हैं। नंबर्स अच्छे आए थे। 2300 रूम ऑलरेडी है और रूम एडिशन के इनके बहुत एग्रेसिव प्लान है। होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा चल रही है। एवरेज रूम रेंट बढ़े हुए हैं, बैलेंस शीट इनकी स्ट्रांग है, जो डेट था वो IPO के बाद चुका दिया गया, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कही जा सकती है कंपनी को। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। कम से कम 210-215 रुपए के टारगेट आने वाले 6 महीने में हो सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पार्क होटल्स में आपकी बाइंग की रिकमेंडेशन है। 184.95 पे ट्रेड करता हुआ आज डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 4 ट्रेड आपके स्क्रीन पे आए थे और शुरुआत की थी हमने माना जायसवाल जी से और आज था उनका पहला सस्ता ऑप्शन ट्रेड
और उन्होंने पिक किया था आज M6 की कॉल 4000 रुपये की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 225। फिर हम गए रचना जी के पास, उन्होंने पिक किया आज ACC फ्यूचर्स और ACC बाय फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 25, 50, 25, 75। कविता जी ने पिक किया 4 के चमत्कार में ITC और मिड कैप फंड में आज अभी कुछ देर पहले पार्क होटल्स, ये राजेश जी ने पिक किया करीब 184.60 पर ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। एक दो चार्ट चेक ले लेता हूँ जहाँ पे मूव आ रहे हैं इस वक्त। ACC अभी हमने जो पकड़ा और जिस पर बातचीत की वो अच्छा करता हुआ। प्रकाश सर से एक बात फिर कर लेता हूँ और वो है एस्ट्रल, क्योंकि इन्होंने ही ये स्टॉक पिक किया था 2321 पे। प्रकाश सर, थोड़ा सा प्रॉफिट करना चाहिए कैश में कन्वर्ट, अब हल्का सा हायर लेवल से रिट्रेस हुआ है। तो प्रॉफिट जरूर बुक करें डेफिनेटली। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे आएगा तो फिर ये एंट्री करेंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था 2250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो क्लोजर टू 2250 मिलता है तो फिर एक लेंगे लेग, क्योंकि साइडवेज मूव मिलेगा, फिर जो फ्रेश मूव मिलेगा वो करीब 2500 ले जाएगा। लेकिन एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए बिल्कुल एस्ट्रल में। प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग से याद आया, एक बार आप निफ्टी IT लेके आइए। अनुज, कल तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, कल ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि 200 डेमा की ट्रैजेक्टरी पे जाएगा, और जैसे कि हम सुबह कल बात भी कर रहे थे कि 33,800 दैट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वो मूड तय करेगा, और आज एग्जैक्टली ओपनिंग के बाद वहीं से सिंक हुआ। क्या सेंस बन रहा है, ट्रेडिंग सेंस? बिल्कुल वीरू, देखिए 200 डे मूविंग एवरेज की सिग्निफिकेंस बहुत होती है। पहला टेस्ट नॉर्मली फेल होता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर पहला टेस्ट फेल हुआ है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है IT में। और मुझे लग रहा है कि US में नैस्डैक जिस तरीके के मूव्स दिखा रहा है, जिस तरीके का US का इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। पहला टेस्ट फेल हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज का, सेकंड टेस्ट नहीं फेल होगा, और सेकंड टेस्ट मुझे लग रहा है कि ये आराम से सक्सेसफुली इसको क्रॉस भी करेगा। तो इसके लिए अब बस ये है, ये देख लेते हैं कि ये यहाँ से जो स्लिप हुआ है कितना स्लिप हुआ है, 20 डेमा तक जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या, ये सब चीज़ें एक बार देख लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। इस साल आपके पोर्टफोलियो का 25% IT होना चाहिए। ये मतलब आपके लिए सेफ हेवन भी रहेगा, प्लस एक अगर वो जो रेट कट है उसके भी आपके फेवर में रहेगा। आज देखिए इन्फो एज भी चला है अच्छे से, ठीक है ना, तो वो IT की हायरिंग तो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हायरिंग जब हो रही है तो उसके बाद ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद एक वो भी नज़र आएगा आपको, एक फंडामेंटल्स में भी इम्पैक्ट नज़र आएगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि आपको एक अच्छा पैसा कमा के देगा IT। निफ्टी IT तो जैसे कि लेवल ड्रॉ किया था 33,800, आई मीन इस ट्रैजेक्टरी में 200 डे एक्सपोनेंशियल की ट्रैजेक्टरी में एक रिजेक्शन आया, बट आई थिंक फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा होता है। मीनवाइल आप लेके आइए रिलायंस। देखिए रिलायंस ने कल इस बाज़ार को यहाँ पर लाने की जो भूमिका निभाई, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स, रिलायंस भी और ज़रा एक बार आप रखिएगा HDFC बैंक पे 2870 इस प्राइस का मतलब क्या, देखिए मैंने सुबह भी इस पर चेक लिया था। अब रिलायंस जो है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये ट्रेड अगर 20 डेमा के ऊपर कर रहा है तो ये होगा 22 अप्रैल के बाद पहली बार, और ये अब इसका जो 2877 पे यानी 7 रुपये ऊपर लास्ट ईयर एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्ट करता है। माना आप राजेश जी आपका टेक इनफैक्ट मैं चाहूँगा, माना से अभी एक व्यू लिया था मैंने, अब आप कैसे रीड कर रहे हैं 2870 पे रिलायंस को, राजेश सतपुते जी? वीरेंद्र जी देखिए, रिलायंस का स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि बेहद स्ट्रांग है। अगर आप इनफैक्ट डेली चार्ट देखें तो जो फॉल था वो फॉल अरेस्ट हुआ करीबन 100 DMA के आसपास, एंड स्लोली स्टेडीली ग्रेजुअली ये अपने एक लेवल को सरपास कर रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। 2940 2950 ये इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा। रही बात लेवल की या ब्रेकआउट की, तो मुझे लगता है वीरेंद्र जी 2890 ये इसका ब्रेकआउट लेवल होगा। 2890 ये पहला हर्डल होगा, पहला टारगेट होगा। जैसे ये लेवल निकलेगा उसके बाद मुझे लगता है 50-60 पॉइंट का एक शार्प स्विंग मिलेगा। तो रिलायंस यस इट इज स्टिल अ बाय, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2840 का पोजिशनली। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा चलते हैं सुमित के पास और जानते हैं किन कंपनियों के नंबर्स पर हमको नज़र रखनी है। सोमवार को ONGC के नंबर्स आएंगे, उसके अलावा F&O की लंबी लिस्ट है, सिटी यूनियन है, सेल है, BEL है, दीपक नाइट्राइट है, 5 नंबर्स F&O के हैं। तो हमने 4 कंपनियां सेलेक्ट करी हैं। सुमित गुड आफ्टरनून, पहले इंडेक्स कंपनी से शुरुआत करते हैं, ONGC क्या एक्सपेक्ट करें?
तो ONGC के नंबर्स से शुरुआत करेंगे और ONGC के स्टैंड लोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो Q on Q YOY दोनों लिहाज से नंबर हमने रिस्क के रेडी किए हैं। ONGC के YOY नंबर में आपको शायद एक घाटे से मुनाफे में आते दिखाई पड़ेगी कि पिछले साल एक एडजस्टमेंट था जिसकी वजह से एडजस्टेड घाटा था, नॉर्मल घाटा था लेकिन एडजस्टेड वो भी मुनाफे का नंबर था। लेकिन ये Q on Q नंबर आपकी स्क्रीन पर है जहां पर करीब 34,880 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री का अनुमान है जो कि 34,790 करोड़ से बढ़कर आएगा। मुनाफे फ्रंट पे 8,700 करोड़ 9,540 करोड़ से घटकर आएगा। 51% के आसपास के मार्जिन है 49% के सामने और EBITDA करीब करीब 18,000 करोड़ जो कि 17,160 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रियलाइजेशन विंडफॉल टैक्स से पहले करीब करीब 5% YOY बेसिस पे बढ़ने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है, लेकिन क्योंकि विंडफॉल टैक्सेस भी रहते हैं सो इसलिए कोई भी इसका एक्चुअल असेसमेंट जो है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑयल एंड गैस वॉल्यूम करीब 4% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी ऑयल बिजनेस की। गैस वॉल्यूम की ग्रोथ करीब करीब 2% के आसपास की डी ग्रोथ दिखाएगा। गैस प्रोडक्शन को लेकर एक जो इनका नंबर रहेगा या कमेंट्री रहेगी वो पार्ट को बाजार ज़रूर देखेगा और किस तरह के आने वाले समय में ये आउटलुक लेके चलते हैं, क्रूड को लेकर क्या नंबर आता है, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको बाजार रियलाइजेशन एंड क्रूड वगैरह पर इस पर ज़रूर नज़र रखेगा बाजार। लेकिन अदरवाइज बहुत कुछ डिपेंड करेगा इनके जो विंडफॉल टैक्स के नंबर्स हैं उसके ऊपर भी। लेकिन बाजार अनुमान लगा रहा है Q on Q बेसिस पे ऑपरेटिंग नंबर्स अच्छे होंगे लेकिन अदरवाइज नंबर्स फ्लैट साइड पर रहेंगे। ओके, तो चलिए ये बात हो गई ONGC की। BEL और दीपक नाइट्राइट यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए BEL केस में एक स्ट्रॉन्ग नंबर का ब्रोकर्स ने एस्टिमेट लगा कर रखा हुआ है, चाहे Q on Q हो या फिर YOY बेसिस पे। हालांकि Q on Q ऑपरेटिंग नंबर्स आपको फ्लैट दिखे, YOY ऑपरेटिंग नंबर फ्लैट दिखेंगे लेकिन Q on Q बेसिस पे नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8,270 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री का अनुमान है। मुनाफा करीब 1,293 करोड़ यानी कि 40-50 करोड़ रुपए के आसपास एक डिप रहेगा। मार्जिन 6% टूटेंगे, डिनोमिनेटर का इंपैक्ट कह लीजिए, लेकिन EBITDA फ्रंट पे करीब 1,800 साढ़े 1,800 करोड़ रुपए के आसपास का EBITDA रहेगा। YOY बेसिस पे 28% के आसपास की एक रेवेन्यू ग्रोथ की बातचीत है और जो ऑर्डर इनफ्लोज हैं उसमें अनुमान लगा रहे हैं कि 8800 करोड़ रुपए के ऑर्डर इस क्वार्टर में आ सकते हैं और करीब करीब 36,000 करोड़ के ऑर्डर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। जबकि इन्होंने 20,000 करोड़ की गाइडेंस दी थी, तो गाइडेंस को बीट भी करेंगे और अच्छे से एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। Q on Q बेसिस पे ये नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे और साथ ही साथ जो मार्जिन की गाइडेंस थी फुल ईयर की वो 23% के आसपास थी। शायद ये इस क्वार्टर में 22-22.5% पे मार्जिन खत्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि जो ऑर्डर इनफ्लो आया है उनमें हाई मार्जिन ऑर्डर नहीं है, इसलिए वॉल्यूम तो बीट हो जाएगा लेकिन शायद मार्जिन वहाँ हिट होता हुआ ना दिखाई पड़े, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। रही बात सेल के नंबर्स में, सेल के नंबर्स में हर पैरामीटर में ढूंढा कि कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है लेकिन एक बड़े ड्रॉप नंबर्स के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं YOY और Q on Q बेसिस पर भी। करीब करीब बिक्री 27,000 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी 29,000 करोड़ रुपए के सामने। मुनाफे में एक बड़ा ड्रॉप है 1,050 करोड़ के सामने करीब करीब 220 करोड़ रुपए और यही ऑपरेटिंग नंबर्स में भी आपको दिखाई पड़ेगा। करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का EBITDA था जो घट के अब 2,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगा और मार्जिन भी 10% से श्रिंक होकर रफली 7% 7.5% आने का अनुमान है। Q on Q बेसिस पर वॉल्यूम तो इनके बढ़ेंगे करीब 22% लेकिन YOY बेसिस पे वॉल्यूम में एक डिक्लाइन की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा है और Q on Q इनके रियलाइजेशन भी इंप्रूव होंगे लेकिन YOY बेसिस पे रियलाइजेशन भी 3-3.5% इस क्वार्टर में टूटने का अनुमान है। तो इनके नंबर्स में कमजोर नंबर्स सेल के बाजार अनुमान लगा रहे हैं लेकिन Q on Q इनके वॉल्यूम्स एंड रियलाइजेशन थोड़े बेटर होंगे कंपैरेटिवली YOY बेसिस के। ओके, चलिए और एक आखिरी नंबर्स सेल का भी खैर हमने डिस्कस किया, तो ये सब दीपक नाइट्राइट से क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए दीपक नाइट्राइट क्योंकि केमिकल के मेजर नंबर तो आ ही चुके हैं, चाहे SRF के हों बाकी केमिकल कंपनीज के हों। सो दीपक नाइट्राइट एक केस में बिक्री में बढ़त का अनुमान है 2,033 करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान है। मुनाफा फ्लैट साइड पे इस क्वार्टर में रहेगा। मार्जिन स्लाइटली श्रिंक होंगे 1-1.5% के आसपास का मार्जिन में गिरावट है और EBITDA भी करीब 350 करोड़ के सामने 318 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। हालांकि हर केमिकल कंपनी की तरह Q on Q बेसिस पे इनके भी नंबर अच्छे आएंगे। YOY थोड़ा सा एक सबड्यूड आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। इनके ओमान सब्सिडरी के प्रोडक्शन को लेकर किस तरह की अपडेट्स आ रहे हैं उसको बाजार ने पिछली बार भी रीड किया था, वो एक पार्ट इसको आप ध्यान रखेंगे। प्लस MIBK, MIBC और पॉलीकार्बोनेट ये 3 सेगमेंट में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है इसको जरूर कीनली वॉच किया जाएगा। लेकिन मोटा मोटा Q on Q अच्छे नंबर और YOY थोड़े सबड्यूड साइड पर नंबर आ सकते हैं दीपक नाइट्राइट के। ओके, ये तो ये नंबर्स की एक्सपेक्टेशन आपने सुना, ये 4 नंबर्स इसका आकलन प्रस्तुत किया गया ONGC, BEL, दीपक नाइट्राइट सेल। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, सबसे ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे था UPL। अर्निंग्स के बाद वहाँ पे एक पुल बैक आया, हालांकि अभी मैं देखूँ तो वो
एक दिन चलने के बाद बहुत सस्टेन नहीं कर पाया, फिजल आउट हो गया। हालांकि 511 पे अब भी फिर भी सम्मानजनक स्थिति में है। आरती जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हुआ, एसआरएफ कोलैप्स हुआ। अभी केमिकल बास्केट में आपके हाउस ने कोई व्यू बनाया है क्या इन अर्निंग्स के बाद? अभी तो हालांकि दीपक के नंबर्स ड्यू हैं, आप लोगों ने कुछ पिकिंग लिस्ट बनाई है अपनी यहाँ पर? देखिए, सही कहा आपने कि जितनी भी केमिकल्स की कंपनियां हैं, अगर अपने हाइस से देखें तो कई कंपनियां तो आधे आधे दामों में ट्रेड कर रही हैं। बहुत से निवेशक फंसे हुए हैं। कारण यही था कि कोविड के समय केमिकल्स की बहुत ज्यादा डिमांड, बहुत अच्छे रियलाइजेशन, बहुत अच्छे नंबर निकल के आए और एक बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला। उसके बाद चाइना ओपन होने के बाद केमिकल्स में एक तरीके से क्रैश कहा जा सकता है कि आया, जिसमें सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के दाम गिरे, डिमांड में कमी आई और चाइना से इंपोर्ट होने वापस से चालू हो गया। इन सब चीजों के मद्देनजर यहाँ दिक्कत आई। कुछ कंपनियों की अपनी दिक्कतें थी, जैसे कि यूपीएल की अगर जैसे आपने बात छेड़ी है, तो वहाँ पे हाई डेट की दिक्कत है। बावजूद इसके कि उनके प्रोडक्ट्स का 100 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, कई अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, न केवल इंडिया में बल्कि लैटिन अमेरिका वगैरह में भी अच्छा कारोबार चल रहा है, लेकिन डेट की वजह से फंसे हुए हैं। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो उनके भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, फॉरेन में विदेशों में भी अच्छा कारोबार फैला हुआ है, बावजूद इसके अगर वो टॉप लाइन से देखो तो गिरे हुए हैं। तो इन सब चीजों के मद्देनजर कुछ एक स्टॉक है जहां हमने हमारे क्लाइंटों को नजर रखने के लिए कहा है, या बहुत छोटी क्वांटिटी में खरीदारी स्टार्ट करने के लिए कहा है। उसमें एक तो दीपक नाइट्रेट है और दूसरा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है। ये दो कंपनियां हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अगर किसी की टाइम होराइजन अच्छा हो तो वहाँ एक अच्छा रिटर्न रेस दे सकता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत फेवरेबल हो गया है, क्योंकि इतना कट देख चुके हैं, जो भी नेगेटिव्स है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अगर थोड़ा भी कुछ बेटर नंबर्स आते हैं तो यहाँ अच्छा उछाल हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट में पिछले 2 दिनों से अच्छी रिकवरी है और निफ्टी नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दीपन मेहता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। दीपन, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है आपको कि मार्केट में वापस फिर वही हुआ, शैलो करेक्शन बैक टू ऑल टाइम हाइस, और क्या अभी मान के चलें कि इलेक्शन रिस्क मोर लेस मार्केट नेगेट कर चुका है? या गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, व्हाट वी आर सीइंग हियर इज जो पैसे की ताकत है वो हम फुल फ्लो में देख रहे हैं, क्योंकि नतीजे ठीक ठाक आए हैं। इट्स बीन अ मिक्स्ड अर्निंग सीजन, फिर भी रिलेंटलेस बाइंग आ रही है फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज रिटेल। और पूरे भी नंबर अच्छे हैं या इन लाइन है, फिर भी द स्ट्रीट इज रिवॉर्डिंग दोज कंपनीज। सो आई थिंक ये पूरा जो फोर्स है वो लिक्विडिटी फ्लो आ रहा है, एंड लिक्विडिटी कैन टेक स्टॉक वैल्यूएशंस टू एनी लेवल। देयर इज नो बुल मार्केट्स डोंट नो ऑफ नो टॉप एंड बेयर मार्केट्स नो ऑफ नो बॉटम। और आई वुड से कि जो इलेक्शन रिस्क है वो अभी तक निकली नहीं है, क्योंकि ये जो है कई इलेक्शन हमने देखे हैं, इट इज़ नेवर अ गिवन। आई मीन 2004 में जब हमने देखा था हमने कि क्या हुआ था, इट वाज सर्किट डाउन, दैट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट लॉस्ट मेजॉरिटी, सो वन कैन नॉट से। और फिर 2009 में व्हेन यूपीए गॉट फुल मेजॉरिटी, इट वाज सर्किट अप। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट गेट लैक्स अबाउट व्हाट द आउटकम कैन बी। ओके, अच्छा दीपन जी, इस हफ्ते एक ऐसे स्टॉक के रिजल्ट भी आए जो आपका सबसे, आई थिंक जिस पे मैं बात करता हूँ आपसे, सबसे ज़्यादा बात करता हूँ, जोमेटो। नंबर्स कैसे लगे? और स्पेशली अब ब्लिंकिट को लेकर जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है ना, उसके वैल्यूएशंस को लेकर अब आप किस ट्रैजेक्टरी की तरफ फोकस कर रहे हैं? अब कहाँ जा रहा है जोमेटो आपके अनुमान के मुताबिक? प्रोजेक्शंस क्या हैं आपके? देखिए, जो टॉप लाइन ग्रोथ है दैट इज बीइंग सस्टेन्ड एट 70%, और अगर 40-50% की भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स कंपनी मेंटेन करती है तो इट कैन इजीली डू 3.5-4 रुपीज पर शेयर 3 years फ्रॉम नाउ ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। और उसके बाद भी उसकी जो ग्रोथ रेट रहेगी दैट विल बी इजीली इन एक्सेस ऑफ 25% और देयर अबाउट। सो अगर आपका 5, 10, 15 साल का आउटलुक है और जोमेटो यही स्ट्रक्चर में, यही एंटिटी में काम करती है, तो इट कैन डू एक्सेप्शनली वेल एंड कैन डिलीवर सॉलिड कंपाउंडिंग रिटर्न्स। क्योंकि इस स्पेस में जो उनकी पोजीशन है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ शेक द पोजीशन। ऑफ कोर्स देयर इज द थ्रेट ऑफ ओएनडीसी, बट जोमेटो कैन वर्क विद ओएनडीसी आल्सो, देयर इज नॉट एन इशू ओवर देयर। जो उसकी पोजीशन है इंडस्ट्री में विद 55% अबव मार्केट शेयर, और कई सारे कंपटीटर्स आके चले भी गए, and it is building the same capability and position and strength in quick commerce as well.
जहाँ पर लॉट ऑफ प्लेयर्स आर ट्राइंग देयर हैंड बट दे हैव नॉट बीन सो सक्सेसफुल. सो मेरे ख्याल से वन शुड ऑफ कोर्स कीप एन आई ऑन दी कंपनी और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स टू बी ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग. एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है कि एट अ प्रॉफिट लेवल इट हैज ब्रोकन इवन, और आगे चलते डेफिनेटली इट विल स्टार्ट कमिंग सॉलिडली इनटू प्रॉफिट्स. ये जो बिजनेसेस है उनके दे आर वेरी हाई ऑपरेटिंग लेवरेजेस, उनकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट रहती है, लेकिन जैसे जैसे टॉप लाइन बढ़ता है लॉट ऑफ इट स्टार्ट्स टू फ्लो टू द बॉटम लाइन. दीपन, कोटक महिंद्रा बैंक क्या एक अपॉर्चुनिटी दी इसने, और क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन लेवल्स पर? नो अनुज, आई थिंक Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank, IndusInd Bank, I'm very disillusioned with all these banks per se. और मेरे ख्याल से जब तक लिक्विडिटी जो सिस्टम में इम्प्रूव नहीं होती है और जब तक ओवर ओनरशिप इन कंपनी में कम नहीं होती है, बिकॉज लॉट ऑफ FIs ओन दी स्टॉक्स एंड दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग, तो एक सप्लाई ओवरहैंग हो गया है. इसकी वजह से आई थिंक दी स्टॉक्स विल एट बेस्ट बी मार्केट परफॉर्मर्स और मे बी इवन स्लाइटली अंडर परफॉर्म. NBFC स्पेस में आई थिंक इट्स बेटर टू बी विद द स्मॉलर मिड कैप NBFCs. पूना वाला फाइनेंस के नंबर्स देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया आए हैं. न्यू जनरेशन होम फाइनेंस कंपनी लाइक होम फर्स्ट इज देयर, एंड देयर इज 5-star बिजनेस अमंग द लार्जर कंपनीज. चोलामंडलम केम विद गुड सेट ऑफ नंबर्स. तो सिलेक्टिवली आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए. बजाज फाइनेंस ऑल्सो आई स्टिल हैव माय फेथ इन दैट कंपनी. तो सिलेक्ट NBFCs बैंक्स में अगर आप निवेश करेंगे तो आई थिंक दैट्स अ बेटर स्ट्रैटेजी rather than just going for the industry leaders, क्योंकि ये वेल डिस्कवर्ड स्टॉक्स है. यू मे गेट ओकेजनल ट्रेडिंग रैलीज, but end of the day, I think the best years in terms of growth rates are behind them. यानी उनकी साइज बढ़ती जाएगी, पर कोटक, HDFC, IndusInd, we are used to 20-25% type of bottom line growth rate. वो आगे चलते सस्टेनेबल नहीं दिख रही है. M&M ये एक और स्टॉक है जिसने बहुत पैसा बना के दिया है लोगों को. अब यहाँ पर क्या व्यू बनेगा दीपन? Sorry, I didn't get the name of the Mahindra company. and Mahindra, M&M. Oh yeah, within the auto space, Mahindra remains our top pick. Usual disclosure, we and our clients are invested. उसकी वजह यह है कि इस साल का जो मॉनसून है वो बहुत बढ़िया प्रोजेक्शन आ रहा है, और मॉनसून अच्छा होता है देन वी शुड लुक फॉर रूरल प्लेस, और M&M डेफिनेटली एक रूरल प्ले है. इसकी जो ट्रैक्टर बिजनेस है दैट्स बीन अ बिट ऑफ अ ड्रैग ऑन द ऑपरेशन, तो ये सीधा सुधर जाएगी. और जो UVs भी है, यूटिलिटी व्हीकल्स भी है, वहाँ पर जो लो एंड मॉडल्स है काफ़ी हद तक रूरल इंडिया में बिकते हैं. सो आई थिंक अ लार्ज पोर्शन ऑफ M&M's रेवेन्यूज कम फ्रॉम द रूरल एरियाज, और अगर रूरल इकोनॉमी इंप्रूव होती है, वहाँ पर कैश फ्लोज इंप्रूव होते हैं, तो डेफिनेटली M&M के प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी रहेगी. So very positive on that company, and valuation wise it's looking it's not that expensive as well. और जो अच्छे जो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो नई मॉडल्स है उनकी रिस्पांस अभी भी अच्छी आ रही है, and I think they have a reasonably good EV strategy as well. अच्छा दीपन, अभी कुछ देर पहले जो आप बैंक्स पर टिप्पणी कर रहे थे, प्राइवेट बैंक्स पे, और जो उनकी फॉरेन ओनरशिप है, मतलब FIs की जो होल्डिंग है, वो कहीं ना कहीं एक सरदर्द बनी हुई है, क्योंकि वो काफ़ी भारी मात्रा में सेल कर रहे हैं. बट आपका व्यू PSU बैंक्स पर भी यही है? मैं SBI के नंबर्स पे आपका रिएक्शन चाह रहा था. देखिए, आई थिंक इफ यू लुक एट द बैंकिंग रिजल्ट्स अक्रॉस द बोर्ड, PSU एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो नंबर में सबसे पहले देखता हूँ इज द एक्चुअल प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स, एंड इवन बेटर इंडिकेटर इज कोर प्रॉफिट्स विदाउट द ट्रेडिंग गेन्स. और सभी बैंक्स में, ज़्यादातर बैंक्स में वी हैव सीन कि ये जो कोर प्रॉफिट्स है दे हैव बीन फ्लैट, दे हैव स्लाइटली डिक्लाइंड, और मार्जिनली इट हैज़ गॉन अप बाय एनीवेयर फ्रॉम 2 to 4-6% और देयर अबाउट. इसका मतलब ये है कि जो अंडरलाइंग ग्रोथ रेट्स है दैट डेफिनेटली हैज स्लोड डाउन, और इस सिनेरियो में इट्स नॉट सेंसिबल टू लुक एट बाइंग एनी बैंक फॉर दैट मैटर. और आई थिंक इट्स बेस्ट टू जस्ट वेट आउट फॉर सम टाइम. जैसे लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, इंटरेस्ट रेट्स की कट्स चालू हो जाती है, दैट इज द टाइम आई थिंक बैंक की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दैट विल स्टार्ट टू मूव अप, और उस पर जो स्ट्रेस है वो कम होता जाएगा, एंड देन आई थिंक दीज बैंक्स विल डू रीजनेबली वेल. एक अच्छी बात यह है कि जो NPA साइकिल है वो अभी भी अच्छी है, इट इज़ नॉट डिटीरियोरेटेड, विच इज़ पॉजिटिव. आई थिंक एक समय आएगा कि जो लिक्विडिटी कंडीशंस इंप्रूव होगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ेगा,
और एनपीए साइकिल डाउन टर्न नहीं होगी, आई थिंक दैट्स अ गुड स्वीट स्पॉट फॉर द बैंक्स. बट फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक इट्स बेस्ट टू रिमेन इक्वल वेट, स्लाइटली अंडरवेट. वैसे भी इतनी सारी बैंक्स और एनबीएफसीज है सबके पोर्टफोलियो में, दैट इज वन सेगमेंट विच इज जनरली पीपल आर वेरी ओवरवेट इन, एंड इट्स ओवर ओन सेक्टर एज वेल. अच्छा, एक प्रश्न और मैं आपसे यहाँ पर दीपन जी पूछना चाहता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से बातचीत करूँगा. इस अर्निंग सीजन को आपने देखा, जो कि ऑलमोस्ट इस हफ्ते जिसका समापन समारोह चल रहा है अभी, आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पे बन रहा है? और एक और चीज़, कन्विक्शन के साथ जिन नंबर्स ने आपको सरप्राइज किया, बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन या फिर बॉटम लाइन या फिर मार्जिन्स के, या फिर मतलब कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था आपके लिए? No, Virendra, I don't think any number came which was completely surprising. ट्रेंड के नंबर्स अच्छे आए थे, बट लास्ट क्वार्टर ऑल्सो नंबर्स बहुत ही बढ़िया थे, सो इट्स लाइक अ फॉलो थ्रू. इसके अलावा आई थिंक बाय एंड लार्ज पीएसयू, डिफेंस पीएसयू के नंबर अच्छे आए हैं. दैट वाज अ बिट बेटर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग. तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन अच्छी चल रही थी. वी नो ऑर्डर बुक पोजीशन डेफिनेटली वाज गुड, बट एग्जीक्यूशन भी अभी अच्छी चल रही है, सो दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द नंबर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पूरे अर्निंग सीजन को आप एक समराइज करना चाहेंगे सो फार, so I think it is the cyclical businesses which are done very well. Industrials, commodities, they have done exceptionally well. Call it base effect या फिर capex की upcycle, या overall उनकी जो business cycle है that is improved significantly. इसकी वजह से these companies have done exceptionally well. लेकिन अगर आप इन कंपनियों के valuations देखेंगे, they are at sky high levels. I mean, just to give an example, Siemens, ABB, Honeywell, I think they have reported all exceptionally good numbers. बट 100 के पी में लेके किधर आप पैसे बनाने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 3-4 years or so. And then if you go down the line in some of the smaller industrial, capital goods, engineering, even commodity companies, you will find कि जो valuation है इतनी ज़्यादा है कि इस अप साइकिल में अगर आप इस valuation पे ये शेयर खरीदेंगे, तो जब साइकिल टर्न होगी, साइकिल डाउन होगी, then the correction could be quite sharp. So although these companies are doing exceptionally well, and rightly so, कई सालों के बाद we are seeing a very good cyclical upswing, but a lot of the future has got captured in it. So I'm not enthused to enter these stocks at these levels. ओके दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया. एक बार फिर से आपसे बातचीत करके खूब मज़ा आया. अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सप्ताह अंत, लेकिन हाँ, इस सप्ताह अंत और एक्सटेंडेड वीकेंड में बहुत सारी चीज़ें हैं. मुंबई वोट करेगा तो आप अपना मत देंगे, साथ ही साथ वो छोटा सा शनिवार और पूरा रविवार आप एंजॉय कीजिए. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस वीकेंड के लिए. और अब चलते हैं, आई थिंक जरा एक बार इंडेक्स की ट्रैजेक्टरी को देखते हैं. इट्स 22456. अनुज, अब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है. आई थिंक इस कल के सेशन ने, कल की एक्सपायरी ने हमें इस ट्रैजेक्टरी में लाके खड़ा कर दिया. बट आप भी देख रहे थे उस एक्सपायरी को, घर से बैठ के ही आराम कर रहे थे, आप रेस्ट कर रहे थे. लेकिन वो जो 1 घंटे का आई थिंक वक्त था जिसमें रिलायंस और HDFC बैंक के सहारे हम यहाँ पे आए, उसको क्या नाम देंगे आप, और क्या इस ट्रैजेक्टरी को हम होल्ड कर पाएंगे? वीरू, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? क्या है, आज सुबह थोड़ी सी बात हुई थी. मैं नॉर्मली, मेरी पॉलिसी है ये, मैं नॉर्मली कभी रिएक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है? कोई कुछ भी बोले मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, मेरा व्यू है. देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं मेरे चैनल का एडिटर हूँ, मैं एक लाइन ले रहा हूँ, कोई और किसी और चैनल का एडिटर है, वो लाइन ले रहा है, ठीक है? दोनों की लाइनें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दोनों भाई ठीक है ना. अब 2 अलग अलग कैप्टन है, एक कैप्टन की एक स्ट्रैटेजी होती है, दूसरे कैप्टन की दूसरी स्ट्रैटेजी होती है. एक कैप्टन अपनी टीम को एक तरीके से चलाता है, दूसरा कैप्टन अपनी टीम को दूसरी तरीके से चलाता है. सबकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जो है ना, एक कैप्टन को चाहिए कि वो अपनी टीम पर फोकस करे, अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करे. दूसरे की स्ट्रैटेजी पर बात करने की क्या ज़रूरत है आपको? मैं नॉर्मली नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या होता है ना, कई बार जवाब देना ज़रूरी हो जाता है. आज मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप क्यों इतना इस चीज़ को लेकर एग्रेसिव हो गए. हाँ, आज मैं एग्रेसिव हुआ क्योंकि आज मुझे लगा कि जवाब देना ज़रूरी था. कई बार ये होता है ना, आप जवाब नहीं देते हो तो सामने किसी बुली को लगता है कि जो मर्जी करोगे वो ठीक है. जवाब देना आना चाहिए. मैं नॉर्मली एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत कम रिएक्ट करता है ऐसी चीज़ों पर,
लेकिन जब एक चीज़ एक ऐसी हो जाए ना जहाँ पर आपको रिएक्ट करना ही है, क्योंकि यहाँ पे मामला आ जाता है कि जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो पूरी की पूरी टीम को लगता है ना कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कब कहा था कि कोई फ्रॉड हुआ है मार्केट में? मेरा एक भी अगर वो निकाल के दे दें कि मैंने कहा हो कि मार्केट में फ्रॉड हुआ है, अगर मैंने कहा है तो सुबह की पूरी कमेंट्री सुन लीजिए मेरी, मैंने कब कहा है कि मार्केट में फ्रॉड हुआ है। इंडेक्स मैनेजमेंट और फ्रॉड में फ़र्क होता है, प्लीज़ जाके एक बेसिक चीज़ है उसको पढ़ लीजिए। समथिंग लाइक इंडेक्स मैनेजमेंट नाम की कुछ चीज़ एक्सपायरी वाले दिन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और एक चीज़, एक केस चल रहा है मिलेनियम और जेन स्ट्रेट के बीच में, वो यूएस में कोर्ट में गया है, उन्होंने खुद माना है कि $1 बिलियन तक उन्होंने कमाया है। पैसा कमाने में कोई इलीगैलिटी नहीं है। सुबह भी मैंने ये बात कही थी, मैंने कभी नहीं कहा कि इसमें कुछ इलीगल हुआ है, मैं तो अब फिर कह रहा हूँ कुछ इलीगल नहीं हुआ। इलीगल कुछ नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इलीगल कुछ भी नहीं हुआ। पैसा बनाने में कुछ गलत नहीं है, ये जो हेज फंड बना रहे हैं पैसा, इसमें कोई गलती नहीं है। और अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है ये कि इस तरीके से पैसा बन सकता है, तो व्हाई नॉट। 2 स्टॉक्स की कल बात हुई थी, रिलायंस और HDFC बैंक, उनके डिलीवरी नंबर उठा के देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि उसका कोई वोटिंग परसेंटेज से कहाँ से लेके कहाँ तक का सिर पर बैठेगा। जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया कि नहीं वोटिंग परसेंटेज की वजह से मार्केट चला, तो बस वही एक रीज़न है, बाकी तो कोई कुछ भी बोले थे उसका कोई मतलब नहीं है। मैं बात करता हूँ रिटेल की, मैं वीरू रिटेल की बात करता हूँ, और रिटेल जिस तरीके से पैसा लूज़ करता है, उनको दर्द होता है तो वो पूछते हैं, तो मैंने वो ऑब्वियसली एक बात उठाई थी। और ना मैंने कभी ये बोला कि हमारा एक्सचेंज सिस्टम खराब है या रेगुलेटर खराब है, ये तो मैंने कभी बोला ही नहीं। मैं तो इनफैक्ट हर बार रिकॉर्ड पे बोला, और ये बात खैर सभी भी जानती है, मैंने तो हर बार बोला है कि शायद वर्ल्ड के बेस्ट रेगुलेटर्स में से हम हैं, एक हैं। रिटेल को चाहिए कि सीखे इसको। मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दें कि नहीं ये तो बड़े प्लेयर पैसा बना रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बनाइए, आप भी पैसा बनाइए, सीखिए इसको कैसे पैसा बन रहा है। मैंने क्या बोला, नेकेड ऑप्शन मत सेल करिए, क्योंकि नेकेड ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हैं तो कल जैसे मामले हो सकते हैं जिसमें एक जो प्लेयर है जो इतना सोफिस्टिकेटेड है, जिसके पास इतने बड़ी बड़ी एल्गो मशीन्स हैं, उसका आप मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। ये बात कही थी मैंने ये कहा था कि अगर आप कर भी रहे हैं उसके बाद भी तो अपने आप को थोड़ा हेज कर ले और थोड़ा सीख कर करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और एक बात, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसी पैनल पर जो लोग हंस रहे हैं उनमें से एक ने मुझे मैसेज भेजा कि यू आर राइट, ठीक है ना। तो खैर ये सब चीज़ें होती रहती हैं वीरू। और क्या है ना कि थोड़ा सा, मैं नॉर्मली नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा जवाब देना ज़रूरी था इसके लिए। और दूसरी बात, मेरा सुबह का पूरा चंक आप उठा के देख लीजिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी मार्केट में कोई फ्रॉड हुआ है। मैंने एक चीज़ बोली है कि एक रिटेल जो पैसा बना, इतना पैसा बना, कल 21,400 करोड़ की पुट अगर ज़ीरो हुई है तो किसी न किसी ने तो पैसा बनाया और किसी ने तो पैसा गंवाया है ना। तो वो क्या हुआ है, मैंने सिर्फ इतनी बात करी है, और वो मैं रिटेल के फ़ायदे के लिए बात करी है, जो मैं आगे भी करता रहूँगा। चलिए, तो ये बात थी कल के उस आई थिंक 1 घंटे के इंडेक्स स्विंग के। अनुज, आज की अप्रोच क्या रहेगी कल के लिए? बिल्कुल, अब आज के कल के अप्रोच पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार डीलिंग रूम चेक और BTST कॉल ले लेते हैं वीरू। आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद स्ट्रैटेजी पर आएंगे। यतिन स्टूडियो आ चुके हैं, उनसे डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले एल्केम लेबोरेटरीज, और ये फार्मा स्टॉक बहुत जल्द अपना रिजल्ट भी पेश करने वाला है, और उसके पहले डीलर्स यहाँ BTST की सलाह दे रहे हैं। डीलर्स को लगता है 5500 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, यानी करंट मार्केट प्राइस से 1 से 2% की अपसाइड डीलर्स को लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओपन इंटरेस्ट में भी 2 से 3% का इजाफा हुआ है आज, तो कहीं ना कहीं यहाँ लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और इसके साथ हैवेल्स, और हैवेल्स में भी अगर आप देखें तो काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक फंड्स यहाँ बायर्स हैं डीलर्स के हिसाब से, और 1840 और 1850 तक के लेवल्स डीलर्स को लगता है इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही हैवेल्स और एल्केम में डीलर्स आज खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके, तो चलिए, ये इस समय 2 स्टॉक जहाँ पर इस समय बाइंग की राय है। हैवेल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग। चलिए, आप एक काम करते हैं, BTST STBT कॉल से शुरू करते हैं। कावा सर, बताइए क्या कैरी करेंगे? वेल, गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। कैरी करना चाहूंगा NMDC। सेटअप बहुत बढ़िया है। ये पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, ट्रेड करा 276 पर, टॉप होगा 270। ये जा रहा है 300 की तरफ। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लग सकता है, लेकिन 300 पॉसिबल है NMDC पर। तो इसे लॉन्ग पुल ट्रेड NMDC। ओके, रचना जी, आप क्या कैरी करेंगे?
जी, मेरी तरफ से टीवीएस मोटर्स रहेगा। टीवीएस मोटर्स में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है, जहाँ पे फॉलो थ्रू आना बहुत पॉसिबल है। 2250 तक का यहाँ पे टारगेट आ सकता है, तो यहाँ पे हम 20 रुपीज का एसएल लगाएंगे डाउन साइड पे 2170 के करीब, और ऊपर वाली साइड पे हमारा 60 रुपीज का टारगेट रहेगा। ओके, रचना जी का टीवीएस मोटर्स, अच्छा मतलब रचना जी का नहीं, अभी पहले प्रकाश ने टीवीएस मोटर्स लिया था 2 बजे के आसपास, अब वो रचना जी ने ले लिया। मानस जी आपका कैरी करेंगे? देखिए, गैस अथॉरिटी गेल पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। एक इनवर्स रेंज पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट हमने देख लिया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो गेल के फ्यूचर में खरीदारी करिए, 199 का स्टॉप लॉस लगाइए और 215 के टारगेट सेट करिए। ओके, गेल पे आप लॉन्ग कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए। राजेश सतपुते जी आप क्या कैरी करेंगे? अच्छा सॉरी कल ही बाजार खुलेगा, कल के लिए। राजेश जी आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मैं ग्रासिम लेके जाऊंगा। मुझे लगता है ग्रासिम में एक रेंज ब्रेकआउट है, पिछले 6 दिनों का हाई इसने निकाला है और इसका एक स्विंग टारगेट होगा 2480 से लेके 2500। सो एट अ लेवल ऑफ 2430 इट्स अ बाय इन ग्रासिम फ्यूचर। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 2400 का। ओके, कविता जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी बीटीएसटी? जी, सो एज बीटीएसटी जो शो की शुरुआत में हम डिस्कस किए थे, आप वो भी लेकर जा सकते हैं, दैट इज नैल्को एंड इवन आईटीसी। बट अपार्ट शोभा इज लुकिंग गुड टू मी। शोभा डेवलपर्स पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 1870 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। सो एज बीटीएसटी 1930 1940 के प्राइस टारगेट के लिए शोभा को लेकर जाए। 1800 इवन 1850 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। राजेश अग्रवाल जी आप क्या कैरी करेंगे? मेरे लिए है वीरेंद्र जी, ये मेरे लिए तो आप ही है, दूसरा तो राजेश सतपुते हैं। साउंड ड्रॉप हो गया था इसलिए बोला। अग्रवाल जी तो आप ही है ना, राजेश अग्रवाल जी। अच्छा, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा लेके जाऊंगा। अगर आप देखो तो पोर्ट ऑपरेशन में सबसे सेकंड लार्जेस्ट है, 1000 करोड़ के आसपास कैश है बुक्स में, जो कि कुछ एसेट एक्वायर की बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट टर्मिनल्स लेने की बात कर रहे हैं। अर्निंग्स ग्रोथ हमें लगती है आने वाले 2 साल में बहुत स्ट्रांग रहेगी कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से। और जिस तरीके के लॉजिस्टिक स्पेस में ट्रैक्शन बना हुआ है, थोड़ी देर पहले हम लोग कॉनकॉर वगैरह की बात कर रहे थे, हालांकि ये रिलेटेड स्पेस में नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है पूरा स्पेस अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे 325 के टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन की बात की जाए तो 290 के टारगेट हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो जो शायद थॉट्स थे कैरी करने के बीटीएससी ट्रेड्स वो पूरे हो गए। अनुज, ये क्लोजिंग ठीक ठाक नज़र आ रही है और आई थिंक बैंक निफ्टी डिहाई की ट्रैजेक्टरी में तो अप्रोच कर रहेगी, और हालांकि इंडेक्स से ज़्यादा शार्प एक्शन जो है वो स्टॉक्स में, इसमें कोई दो राय नहीं, स्क्रीन ये बोल रही है। बिल्कुल वीरू, देखिए इस वीक क्या हुआ है, इस वीक स्टॉक्स की पार्टी रही है और शायद यही रीज़न है कि कल भी मार्केट खुल रहा है, क्योंकि लग रहा है कि यार थोड़ा एक दिन और पार्टी करने को मिल जाए। इस वीक मिड कैप इंडेक्स 4% ऊपर है, स्मॉल कैप 5% ऊपर है, रियल्टी मेटल 7% ऊपर है, कैपिटल गुड्स 8% ऊपर है। वीरू, अगर आप बीटीएससी टाइप के ट्रेडर है ना, स्विंग ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें एक बार के लिए। लेकिन अगर आप एक तो न्यूट्रल पोजीशन के साथ जाएं, लेकिन अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं जिसने इस मार्केट में एक व्यू लिया हुआ है कि नहीं मार्केट में इस समय एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है, तब आप कैरी करें विद 20 डेमा एज स्टॉप लॉस। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मार्केट जा रहा है न्यू हाई पर, 4 जून को लगाएगा या 27 मई को लगाएगा ये थोड़ा सा कहना टफ है, लेकिन नए हाइस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसमें मिड कैप ने तो ऑलरेडी लगा दिया है, निफ्टी ने भी लगाना है, वो बहुत क्लियर है। इसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें, अगला M&M पकड़ने की कोशिश करें, अगला क्रॉम्पटन पकड़ने की कोशिश करें, कर सकते हैं आप। थोड़ा मार्केट की पोजीशनिंग देखिए, थोड़े से स्टॉक्स स्टडी करिए, नेक्स्ट वीक की अर्निंग्स देखिए, उस तरीके के स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश करिए, और स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग्स बहुत शानदार मिल रही हैं इस मार्केट में, यहाँ पैसा बनाइए।
ओके चलिए इंडेक्स पे भी आपको मालूम चल गया कल के लिए। और एक काम करिए, अब आते हैं ब्रेथ पे, ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स क्या रही आइए स्क्रीन पे देखते हैं। आईटी हल्का सा बैकफुट पे आ गया, अदरवाइज अगर आप देखें बाजार की ये क्लोज बड़ी शानदार देखने को मिल रही है। और आईटी आपकी स्क्रीन मतलब ब्रेथ आएगी स्क्रीन पे अब इस आई थिंक ये रही लॉन्ग 83, शॉर्ट कवरिंग करीब 39 में, 40 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग 21 में देखी गई। स्लाइड्स आएंगी आपके स्क्रीन पे जिसमें से आज आई थिंक बहुत आया है बिग स्टॉक्स की। क्रॉम्पटन लगभग 15% ऊपर, क्या सेशन रहा है इस स्टॉक के लिए। डिक्सन अर्निंग्स इस बार की थोड़ी सी अगर आप देखें फ्री की थी, बट स्टिल प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड डे लगभग 8% ऊपर। इन्फो एच, M&M 5.5, IRCTC बहुत अच्छा अगर आप देखें स्विंग पकड़ा यहाँ पे हमने। IRCTC में भी 5% ऊपर रहा आज। शॉर्ट कवरिंग GMR एयरपोर्ट्स में, नवीन फ्लोरिन में, श्री सीमेंट में, सेल में। श्री सीमेंट के नंबर्स भी अच्छे थे इस बार। और अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक मूव आया। फिर आता है प्रेशर पॉइंट, कहाँ पे प्रेशर था। वोल्टास 2.5% नीचे, जहाँ एक तरफ हेवल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रहा, वोल्टास सिंक होता हुआ नजर आया इस हफ्ते। एम्फेसिस में, मेट्रोपोलिस में, सिटी यूनियन बैंक और HL कल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद पोस्ट नंबर्स आई थिंक स्टॉक स्ट्रॉन्ग मूव देखिएगा था बैकफुट पे। और SBI लाइफ, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और मुथूट फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और बिरला सॉफ्ट, ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जो कि थोड़ा सा बैकफुट पे रहे। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। बहरहाल क्योंकि ये शुक्रवार का सेशन है तो हम यहाँ पे मैच ये भी करते हैं कि जो हमारा खास सेगमेंट है खिलाड़ी नंबर 1, उसमें इस बार का विजेता कौन रहा। 3 इस बार खिलाड़ी थे इस कार्यक्रम में, प्रशांत जी, ब्रिजेश और ओम मेहरा जी। और जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गेन पोर्टफोलियो को जो हुआ 13.66% के स्विंग के साथ प्रशांत जी ने ये बाजी मारी। प्रशांत जी, इतना वॉलेटाइल हफ्ता, पर अच्छी बात ये थी कि एक डायरेक्शन में वॉलेटिलिटी थी, वो एक कंफर्ट देती है। अच्छा रहा ये हफ्ता आपके लिए। बताइए क्या आपने थीम पकड़ी थी, और अगर आपको कहा जाए कि अगले हफ्ते को भी आपको गेम शो खेलना है तो क्या आपकी थीम रहेगी? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो मैंने सोमवार के दिन एक वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तब मैंने डिफेंसिव अप्रोच लिया था। और मेरे जो स्टॉक्स थे, मैंने जो शुरुआत की थी वो थी क्रॉम्पटन और मॉइल और ब्रिटानिया। फिर वहां से मुझे जब दिखा कि मार्केट एक बेस बना रहा है, तब मैं ब्रिटानिया से वगैरह दूर होकर थोड़ा एग्रेसिव पिक्स में यानी RVNL, इरकॉन जैसे स्टॉक्स में गया। डिफेंस टीम में देखा BDL अच्छा कर रहा है। जहां तक अगले हफ्ते की बात है, मुझे लग रहा है कार्बोरेंडम जो मेरा टॉप पिक था और अभी भी वो बहुत अच्छा ऑलमोस्ट वीकली हाई पे क्लोज कर रहा है, उसको कैरी किया जा सकता है। और उसी के साथ मुझे लग रहा है फैक्ट एक बहुत अच्छा मुंह देख सकता है, तो इन स्टॉक्स को डेफिनेटली कैरी किया जा सकता है। अगले हफ्ते में मेरी नजर स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर स्टॉक्स और ऑटो पे होगी। मुझे लग रहा है इस सेक्टर में काफी ट्रैक्शन बन सकता है अलॉन्ग विद मेटल्स। ओके अच्छा, अगला हफ्ता छोड़िए, कल बताइए कल क्या खेलेंगे आप? अगर कल भी गेम शो खेलना होता तो क्या बाय करते? जी सबसे पहले तो वीरू जी मैं कार्बोरेंडम को कंटिन्यू रखता और मैं फैक्ट को बाय कर लिया होता फिर से। मुझे लग रहा है ये शायद कल के दिन में 705 710 के लेवल, यानी यहाँ से 2-3% कंफर्टेबली दिखा सकता है। अच्छा, बंडी तो आपने आज पहन ली, नेहरू जैकेट, तो कल क्या पहनेंगे आप? कोट पहनेंगे, क्या पहनेंगे? वीकेंड कल मान के चल रहे हैं क्या आज? जी वीरू जी, दरअसल कल मैं हूँ नहीं, आज मैं IPL जो मुंबई में आखिरी मैच है उसके लिए जा रहा हूँ, वहां से ही बाहर जा रहा हूँ, तो कल हूँ नहीं। कौन सा कल कहाँ जा रहे हैं आप? कौन सा मैच है? ये चेन्नई सुपर किंग RCB? नहीं, आज शाम को मुंबई लखनऊ की, मुंबई में जो आखिरी मैच है वो देखने जा रहा हूँ और वहां से बाहर जा रहे हैं, फिर कल लेट इवनिंग आने वाला। अच्छा, ओके। मैच कल वाला बहुत बढ़िया है ना? कल क्या है? तो कल 18 है ना? हाँ मेरे ख्याल से कल है RCB और चेन्नई सुपर किंग का। क्या लग रहा है, चेन्नई और या RCB में से कौन जाएगा? जी मुझे लग रहा है एक बार तो RCB जाए, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ऐसे नॉकआउट मैचेस में CSK हमेशा जीत के ही निकलता है, तो मुझे लग रहा है ये बार भी वही होगा। जी हाँ, कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से मैंने बहुत दिनों बाद IPL देखा। इस बार मेरे को बहुत अच्छा लगा IPL, और RCB का जो इस बार
क्या कहते हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया ना, वो वाकई प्रभावशाली था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, गेम शो खेलने के लिए। अब आपकी स्क्रीन पे आएंगे एग्जैक्टली अगर आप देखें वो स्टॉक्स जो कि इस बार डेरिवेटिव बैन में जा सकते हैं। आइए आपकी स्क्रीन पे जरा इसका एक देखते हैं अपडेट। देखिए, वायदा बैन में जा सकते हैं AB कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो स्ट्राइक कर चुकी है ऑलमोस्ट 101%, 94% PNB, तो PSU बैंकिंग बास्केट में ये। और बैन से बाहर आ सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर और सेल, 81-82 ट्रेजेक्ट्री में इनकी जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो आ चुकी है। 3.25 मिनट बाकी हैं और जाते जाते एक दो स्टॉक्स पर रख देता हूँ। अच्छा, एक बार जरा कोटक महिंद्रा बैंक रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक 1695, अच्छा मूव दिया इसने और ये क्लोज बहुत अच्छा है। मैं इसे एक अच्छा और प्रभावशाली क्लोज मान रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक फाइनली इस हफ्ते 10 और 20 डे मार्केट ट्रेजेक्ट्री क्रॉस करने के बाद हेडिंग टुवर्ड्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो प्राइस डैमेज जिस रेंज से हुआ था उस रेंज में री एंटर करने की तैयारी करता हुआ कोटक महिंद्रा बैंक। BHL रखिएगा स्क्रीन पे। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि, क्योंकि मैं ट्रेड ले भी नहीं रहा हूँ, बट BHL 301.45 पे ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में जंप करने की तैयारी करता हुआ और आपके स्क्रीन पे डे हाई पर है। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अगर क्लोज आता है तो 3 मई के बाद इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज होगा यहाँ पे। और एक मानस ने कॉल ली थी इसी कार्यक्रम में, जरा वो मानस का ट्रेड दिखाएंगे एक बार जरा प्लीज़। वो था MCX 4024 पे। मेरे ख्याल से MCX अपने करियर के आई थिंक 4th बेस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ शानदार मूव यहाँ पर। आपकी स्क्रीन पर आते हैं, काम करते हैं, क्लोजिंग स्टैट्स को देखते हैं। सेंसेक्स लगभग 281 अंकों पर, निफ्टी करीब 22,477, लेकिन याद रखिएगा निफ्टी ने इंट्राडे बेसिस पे 22,508 यानी सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन को एक बार स्ट्राइक तो करा। निफ्टी बैंक का क्लोज अच्छा है। निफ्टी बैंक के क्लोज में महत्वपूर्ण बात यह है कि इट्स अ क्लोज अबव एटलीस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें आज वेल पोइज था 1571, एडवांसेस डिक्लाइन करीब 806। मिड कैप्स में अगर आप देखें तो आज अच्छा मूव था 1% ऊपर। ब्रेथ इसने बाजार की काफ़ी अच्छी रखी, बट डिसअपॉइंटमेंट था आज निफ्टी IT। दरअसल कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद जब हमने नैस्डैक की तेज़ी को कुछ चेस करना चाहा, बट आज निफ्टी IT एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस था करीब 3300 पे, वहाँ से कोलैप्स हुआ। बट दिस आई थिंक जो स्लाइड है आपकी स्क्रीन पे निफ्टी के 50 स्टॉक्स की, उसमें M&M क्या दौर रहा इस स्टॉक के लिए। कल एग्जैक्टली 230 पे इसकी अर्निंग्स आई थी मेरे ख्याल से, उसके बाद एक मूव और आज 2510 पे ऑल टाइम हाई M&M। इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला और आई थिंक बीते 3 साल का सबसे बड़ा मूव देने वाला स्टॉक रहा M&M। ग्रासिम, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, BPCL में अच्छा मूव था, श्रीराम फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक। मारुति स्ट्रगलिंग पॉइंट पे फिर एक बार पहुंचता हुआ, ये 12,600 12,800 इसका स्ट्रगलिंग पॉइंट है। NTPC, ITC, टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा स्टील थोड़ा सा अगर आप देखें मूव जनरेट कर रहे थे। बैकफुट पे क्या रहा, डिफेंसेस बैकफुट पे थे आज। सिप्ला, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, HUL, ब्रिटानिया बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें। नेस्ले, डॉक्टर रेड्डीज ये बैकफुट पे आए आज। IT और FMCG आज बैकफुट पे था, कंप्लीटली बैकफुट पे था यहाँ पे, और थोड़ा सा डमनेस थी इन काउंटर्स में। और क्या था जो प्रभावशाली था आज जो बिग स्टॉक्स पे स्टॉक जिक्र किया गया था, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। क्या आई थिंक मेरे ख्याल से इसके करियर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डे था। 350 से लगभग 391 की ट्रेजेक्ट्री में रहा। डिक्सन करीब 8% ऊपर। अच्छा, ये डिक्सन का जो क्लोज आएगा याद रखिएगा, ये ऑल टाइम हाई क्लोज है डिक्सन का। M&M का जिक्र मैं कर ही चुका हूँ। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एक स्पेस और धीरे धीरे बाइंग विटनेस कर रहा है एंड दैट्स रेलवे। IRCTC, एयरकॉन, IRFC, RVNL, इन सभी काउंटर्स में एक बार फिर है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 22467 शट और निफ्टी बैंक लगभग 48,120 पे। क्या हफ्ता रहा ये। इस हफ्ते की पैमाइश करते हैं निफ्टी की। इस हफ्ते का कमेंसमेंट यानी बिगिनिंग हुई अगर मैं देखूं डेली चार्ट्स पे, हमने शुरुआत करी एग्जैक्टली खुलते ही साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, और वहाँ से अगर आप देखें तो उस पॉइंट से 21,824 से मोटा मोटी आप मान के चलिए तो 600 पॉइंट का पुल बैक, 600-625 पॉइंट्स का पुल बैक। और आपको याद होगा मंडे मॉर्निंग में जब आशीष और मैं चर्चा कर रहे थे, वीकली बेसिस पे हमें 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करना ज़रूरी है। वो हुआ, बखूबी हुआ, बहुत स्ट्रांगली हुआ। अब आते हैं नीरज जी और आशीष की टीम को देखते हैं जरा वहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस आज आइडेंटिफाई किए थे उन्होंने इस सेशन को प्ले करने के लिए। आइए देखते हैं उनमें से क्या क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। आपकी स्क्रीन पे आएंगे
और एंड्योरेंस, पोकराना और वेदांता और वोडाफोन आइडिया। इनफैक्ट वोडाफोन की क्लोजिंग भी अगर आप देखें अच्छी है। एंड्योरेंस एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया यहाँ पर। फिर आते हैं नीरज जी की स्लाइड पे। केन्स में अच्छा मूव, इन्फो एज, कॉनकोर और त्रिवेणी टर्बाइन में, इन सभी काउंटर्स में। इनफैक्ट केन्स में आज लगभग 20% का अपर फ्रीज लगा। तो सेशन ये जो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, और जो घबराहट इलेक्शंस आउटकम की थी और आई थिंक क्या क्या बातें हो रही थी, लेकिन अगर आप प्राइस वाइज देखें तो इस प्राइस ने उन सभी बातों का, अटकलों का जवाब दिया। अच्छा, ये भी नहीं कह सकते कि हैव अ नाइस वीकेंड, कहेंगे लेकिन कल कहेंगे। कल आपसे फिर होगी मुलाकात शनिवार को। एक सेशन है जो कि 2 सेशंस में 2 अंश में आएगा आपके साथ। मैं और आशीष होंगे। याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग की डिटेल्स आपके स्क्रीन के निचले भाग पे आ जाएगी। और कल सुबह सारे समीकरण, स्टॉक्स एंड न्यूज़, निफ्टी की रणनीति, सब कुछ लेके आएंगे। मुलाकात होगी कल शनिवार को इस छोटे से सेशन में आपसे एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।